देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर। यस मैम। मैम देखो AS1 तुम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 यानी AS10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो लिखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन तो बाद में ही आएगा, जो कि हम तुम लोग को क्वेश्चन दे देंगे और वहां से आंसर भी दिखा देंगे। इसमें कुछ कैलकुलेटिव होगा ये एएस में, तो वो भी हम करवा देंगे, ठीक है। तो AS10 किस चीज पे है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट AS देखा था। AS जो हम लोग का 1 था वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी पे था। AS10 जो है ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। PPE इसे बोला जाता है, PPE, ठीक है। अच्छा, अब ये PPE क्या है, तो देखो जो तुम लोग फिक्स्ड एसेट जो है बोलते हो, उसको आज के डेट पे PPE बोला जाता है। फिक्स्ड एसेट का ही नाम दे दिया गया है PPE, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, ये AS10 जो है, अभी तो तुम लोग ये नया वाला ही पढ़ रहे हो, लेकिन ये AS10 को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। पहले भी AS10 था, अभी भी AS10 है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। कैसे मॉडिफाई हुआ है देखो हम बताते हैं। इसका जो हिस्ट्री है, देखो फिक्स्ड एसेट के बारे में जो AS बनाया गया था वही था हम लोग का AS10, ठीक है। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट के लिए जो एस बना हुआ था, मतलब फिक्स्ड एसेट पे कैसे करके क्या, मतलब फिक्स्ड एसेट के लिए क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करना है, उसके लिए AS10 हमें बताया गया था। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब हम लोग को पता है दो तरीके का एसेट होता है, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल, ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट के लिए पहले से ही AS26 बना हुआ है, ठीक है। अभी भी है, ठीक है, ये अभी भी है, पहले भी था। ये हम जो है AS10 जब से PPY उसके पहले का बात हम बता रहे हैं। पहले फिक्स्ड एसेट के लिए AS10 था, अभी लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए है, जिसको फिक्स्ड एसेट ही बोला जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लो। ये जो है फिक्स्ड एसेट का मतलब हम लोग का क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये नाम से तुम लोग को क्या लगता है, ये टेंजिबल के बारे में बताएगा कि इनटेंजिबल के बारे में? PPE जो है ये तुम लोग को टेंजिबल के बारे में बताएगा कि इनटेंजिबल के बारे में बताएगा? क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट ये कैसा आइटम है, टेंजिबल की इनटेंजिबल? बोलो। टेंजिबल का मतलब जिसे हम लोग टच करके देख सकते हैं, या जिसे हम लोग मतलब टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वही तो टेंजिबल होता है। इनटेंजिबल मतलब जो आंखों से नहीं दिखता है, जो हमें टच नहीं कर पाते, उसे इंटेंजिबल बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट तुम लोग को क्या लगता है, टेंजिबल एसेट होगा कि इनटेंजिबल एसेट होगा? टेंजिबल है। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट होगा। तो यहां पर लिखेंगे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट, ठीक है। क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो हम लोग का दो तरीके का होता है ना, टेंजिबल भी होता है, इनटेंजिबल भी होता है। अच्छा सैनन, मैंने देखा नहीं सैनन। गुड मॉर्निंग सैनन। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो यहाँ पर फिक्स्ड टेंजिबल एसेट हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या था देखो, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट के बारे में AS10 था, अभी भी बनाया गया, लेकिन फिक्स्ड एसेट का टेंजिबल और इंटेंजिबल पार्ट था, जबकि इंटेंजिबल का अलग से AS26 था, अभी भी वो है। और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट का एक मेन पार्ट होता है कि डेप्रिशिएशन, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिशिएशन चार्ज करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसके लिए भी एक अलग से AS बना हुआ था, ठीक है। AS6 ये बना हुआ था डेप्रिशिएशन के लिए, ठीक है। अब डेप्रिशिएशन किस पे लगता है, डेप्रिशिएशन टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों पे लग सकता है, लेकिन इंटेंजिबल पे जो लगता है उसे डेप्रिशिएशन नहीं बोलते। बोल सकते उसे क्या बोला जाता है? जिन लोगों ने डेप्रिशिएशन किया है वो लोग बता सकते हो, ठीक है। डेप्रिशिएशन मेरे पास किया है या कभी भी स्कूल में किए हो, कॉलेज में किए हो, तो मुझे बता सकते हो कि जो हम लोग का इंटेंजिबल एसेट होता है उसका वैल्यू भी कम होता है। टेंजिबल का तो कम होता ही, इंटेंजिबल का भी कम होता है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, बोल सकते हो एटलीस्ट? एम्प्रिसिएशन। हाँ बोलो, और बोलो।
एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन, करेक्ट। ये वर्ड हम सेपरेटली बताते भी है। जब हम लोग का डेप्रिशिएशन होता है, ये टेंजिबल के लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है, टेंजिबल के लिए। और सेम डेप्रिशिएशन जो है वही हम लोग का एमोटाइजेशन होता है। एमोटाइजेशन का मतलब भी एसेट का वैल्यू कम होना, लेकिन उसके लिए बोला जाता है इंटेंजिबल, ठीक है, इंटेंजिबल। लेकिन एस जो 26 है ना, इसको यहां से एक बार हम हटाते हैं। ये जो है एस जो 6 था, ठीक है, वो डेप्रिशिएशन के बारे में बताता। और ये जो इंटेंजिबल एसेट के लिए एस 26 है, एमोटाइजेशन के बारे में भी वही बताता था, ठीक है, वही बताता था। तो फिर इसका क्या हुआ ना, प्रॉब्लम क्या हुआ, सुनो। अब देखो, ये इतना सारा चीज मैंने क्यों बोला, ये चीज को समझो। पहले केस था फिक्स्ड एसेट के लिए, फिक्स्ड एसेट के लिए। अब जैसे ही बोला जाता है फिक्स्ड एसेट, तो उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर क्या किया गया था, आईसीआई की तरफ से इंटेंजिबल पे सेपरेटली एक एस इशू था। तो फिर फिक्स्ड एसेट के लिए एस 10, ये लैंग्वेज गलत हो रहा था। मतलब बात समझो, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, मतलब हम क्या, इन्होंने ऐसा लगा कि इनको गलती है, तब इन्होंने इसको मतलब इनको मॉडिफाई किया, ठीक है, वो चीजें रिवाइज होते जाता है। तो पहले एस 10 के लिए फिक्स्ड एसेट रखा गया था, फिक्स्ड एसेट के लिए एस 10। फिर उन्होंने सोचा कि फिक्स्ड एसेट में तो दोनों आता है, हम लोगों ने टेंजिबल के लिए अगर एस 26 सेपरेटली रखा है, तो फिक्स्ड एसेट के लिए एस 10 नहीं रखना चाहिए। जैसे इंटेंजिबल के लिए एस 26 रखा है, वैसे टेंजिबल के लिए हमें एक एस को रखना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, टेंजिबल के लिए एस 10 को बना दिया। मतलब पहले फिक्स्ड एसेट के लिए एस 10 था, अभी टेंजिबल के लिए एस 10 है, इंटेंजिबल के लिए एस 26 है। और यहाँ पर डिप्रिशिएशन के लिए एक सेपरेटली एस 6 बना रखा था, वो अब नहीं है, वो अब नहीं है, ठीक है, वो भी एस 10 में कवर होगा, ठीक है, वो भी एस 10 में कवर होगा। ये जस्ट मैंने ऐसी ही स्टोरी बता दिया, यहाँ से हमारे क्वेश्चन का लेना देना नहीं है, क्योंकि तुम लोग को तो ये फॉलो नहीं करना, ये फॉलो करना है। तो यहाँ पर एस 10 में हमें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के सारे चीज का कवरेज मिलेगा। मतलब उसका डिप्रिशिएशन से लेके उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हमारा पीपी के बारे में, पीपीई का मतलब ही टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हो गया, उसके बारे में। अब और ये वाला स्टोरी नहीं चलता है, ठीक है, कि फिक्स्ड एसेट का एस 10, इंटेंजिबल का एस 10, ये स्टोरी नहीं चलता, ये पहले कभी होता था, ठीक है, ये पहले होता था। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे सेपरेट कर देते हैं, ये जस्ट ऐसे ही बता दिया मैंने, ठीक है। ये अब और नहीं होता है इस तरीके से। अभी हम लोग, इसका मतलब अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग फिक्स्ड टेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ेंगे तो एस 10 पढ़ेंगे, जहां पर हमारा सारा चीज कवर होगा, डिप्रिशिएशन से लेके हर एक चीज, ये और नहीं है। और जब हम लोग इंटेंजिबल एसेट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग एस 26 हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये वाला पढ़ेंगे, एस 10। अच्छा, अब एस 10 का मीनिंग, तो पहले मीनिंग लिखो, लिखना थोड़ा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग अपने अपने मैट में देखोगे, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में है, लाइन बाय लाइन, जैसे होता है बुक्स जैसे होता है वैसा ही होगा। तो वहां से पढ़ेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट जो भी पॉइंट है वो लिखवा देते हैं, तो तुम लोग को भी लिखना है। तो पीपी का मीनिंग क्या होता है, वैसे देखो तुम लोग को पता होगा कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट का मीनिंग क्या होता है। तो जब भी स्टार्टिंग में कॉमर्स पढ़ते हैं, तो फिक्स्ड एसेट को हम लोग कैसे देखते हैं, फिक्स्ड एसेट का मतलब हो जाता है, टेंजिबल का मतलब तो मैंने बताया, जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि देखो, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, इसे हम लोग आंख से देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। फिर इंटेंजिबल एसेट क्या है, जैसे किसी का गुडविल, ठीक है, वो क्या है, वो इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि किसी का गुडविल मतलब किसी का अगर अच्छा खासा रेपुटेशन है मार्केट में, उससे उसका बिजनेस का जो है ग्रोथ होता है। कि कोई अगर मान लो अपना बिजनेस का ब्रांड बना लिया है, तो उसका सेल बढ़ेगा, ठीक है। तो वो ब्रांड का जो वैल्यू होता है ना, वो भी उसका क्या होता है, एसेट होता है, वो भी उसे फिक्स्ड एसेट बोला जाता है, लेकिन वो इंटेंजिबल होता है। तो जो भी हो, हमें यहाँ टेंजिबल के बारे में पढ़ना है, तो हम वही ज्यादा बताएंगे। तो नॉर्मली फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में डिफरेंस क्या है। देखो, करेंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में डिफरेंस ये होता है, हम जस्ट बता देते हैं ताकि तुम लोग फिक्स्ड एसेट को रिलेट कर पाओ अच्छे से। करेंट एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जिसे हम लोग लेस देन 12 मंथ्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है, लेस देन 12 मंथ्स। और फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, ये मोर देन इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए यूज, ठीक है, ये यूज के बेसिस पे मैंने बता दिया, ठीक है।
रीसेल तो करंट एसेट नॉर्मली हम लोग करंट एसेट ऐसा एसेट होता है जिसे हम लोग परचेज करते हैं या तो रीसेल करने के लिए या तो फिर उसे कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, रीसेल करने के लिए या तो कंज्यूम करने के लिए। लेकिन फिक्स्ड एसेट को ना तो रीसेल करने के लिए रीसेल करने के लिए उसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब जैसे कि देखो कि किसी का मान लो ग्रोसरी बिजनेस है, तो वो जो भी ग्रोसरी का स्टॉक परचेज करता है वो बेचने के लिए ही परचेज करता है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी का जो है गाड़ी का शोरूम है, ठीक है, मतलब फोर व्हीलर का शोरूम है, तो फोर व्हीलर का अगर किसी का शोरूम है तो वो फोर व्हीलर खरीदता है सेल करने के लिए, तो फोर व्हीलर उसका स्टॉक हो जाएगा। बात समझो, हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी का फोर व्हीलर का शोरूम है, ठीक है, फोर व्हीलर का शोरूम है, तो वो इंसान जो भी गाड़ी परचेज करता है वो बेचने के लिए करता है, तो जितने भी फोर व्हीलर उसके शोरूम में है वो उसका करंट एसेट हो जाएगा। और वहां पर आप जाके मान लो तुम लोगों ने गाड़ी परचेज कर लिया या मैंने गाड़ी परचेज कर लिया, तो मुझे वो बेचने के लिए मैंने नहीं परचेज किया, यूज करने के लिए किया है, ठीक है। मतलब मुझे मेरे बिजनेस में काम में लगाना है, ठीक है। अब हम बिजनेस के रेस्पेक्ट में ही बोलेंगे, अगर पर्सनली भी लगा रहे हो काम पे तो भी तुम लोग का फिक्स्ड एसेट होगा, क्योंकि बेचने के लिए थोड़ी ना लिया है गाड़ी, या फिर ऐसा महंगा महंगा चीज क्या हम लोग आज लेते हैं कल बेच देते हैं, नहीं, बेचने के लिए कौन ले रहा है, जिसका शोरूम है। मतलब करेंट एसेट हो गया उसके लिए, वो उसका स्टॉक हो गया, ठीक है। तो करेंट एसेट को नॉर्मली हम लोग रीसेल करने के लिए लेते हैं, मतलब वो गाड़ी खरीदता ही है बेचने के लिए। अब कंज्यूम कैसे करते हैं, मान लो किसी का जो है कुछ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ठीक है, फर्नीचर बनाता है, ठीक है, तो फर्नीचर के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो है वुड यानी लकड़ी, ठीक है। तो वो लकड़ी को खरीदता है उसे यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। मतलब उसे उसको बेचना डायरेक्टली तो नहीं है, उसे फिनिश गुड्स बना के बेचना है, तो भी वो उसका करेंट एसेट होगा, ठीक है। और करेंट एसेट जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल टू कैश होता है, जबकि फिक्स्ड एसेट इजीली ट्रांसफरेबल टू कैश नहीं होता है, इसका लिक्विडिटी कम होता है। जैसे अगर किसी के पास मान लो एक वैकेंट लैंड है, तो वो आज चाहे तो आज ही बेच के उससे जो है पैसा उसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है। मतलब सही दाम अगर चाहिए तो ऐसा थोड़ी कि अभी बोलेंगे तभी बेच देंगे, लेकिन मेरे पास स्टॉक है, ठीक है, मेरा गाड़ी का शोरूम है, तो हम गाड़ी आराम से बेच सकते हैं, ठीक है, मेरा करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट जो है वो इजीली सेल नहीं होता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट इजीली सेल नहीं होता है, मतलब इजीली ट्रांसफरेबल टू कैश नहीं है, जबकि करंट एसेट इजीली ट्रांसफरेबल टू कैश है। जैसे करंट एसेट का एग्जांपल डेटर, ठीक है, तो डेटर इजीली ट्रांसफरेबल टू कैश है। डेटर मतलब क्या, ऐसा पर्सन जिसको मैंने उधार में कुछ बेच दिया है, ठीक है, अब कुछ दिन बाद उससे पैसा मिल जाएगा। मेरे पास मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरा फर्नीचर बन के रेडी है, स्टॉक बन के रेडी है, मुझे वो बेचना है मार्केट में, तो वो स्टॉक भी मेरा क्या हो जाएगा, करंट एसेट, क्योंकि उसे भी बेच के हम इजीली जो है कैश रिकवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक लैंड है, मेरे पास एक प्लांट मशीनरी है, मेरे पास फर्नीचर फिक्सचर है, ये सब हम चाहे तो इजीली बेच के कैश नहीं निकाल सकते और बेचना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि ये सब मैंने क्यों खरीदा है, बिजनेस के रेस्पेक्ट में सोचो, फिक्स्ड एसेट को खरीदा ही जाता है बिजनेस में इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए। जैसे मान लो लोग पहले जो है हम लोग लेबर लगा के काम करते थे, ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगता था, उसके जगह हम लोगों ने प्लांट मशीनरी बैठा दिया, वहां भी लेबर काम करते हैं लेकिन जल्दी होगा, ठीक है। तो अगर हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट लेना है तो मतलब फिक्स्ड एसेट जो है हम लोग क्यों परचेस करते हैं, फ्यूचर में इकोनॉमिकल बेनिफिट पाने के लिए, ठीक है, फ्यूचर में हमारे बिजनेस से हमें ज्यादा बेनिफिट मिले, इसके लिए हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेस करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट का पॉइंट याद रखो, करंट एसेट तो मैंने समझाई दिया, फिक्स्ड एसेट का मतलब है जो नॉट इजीली ट्रांसफरेबल टू कैश है, ठीक है, जिसको हम लोग इजीली कैश में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग एटलीस्ट मोर देन 12 मंथ्स यूज करने के लिए परचेज करते हैं, रीसेल के लिए परचेज नहीं करते हैं, या फिर कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब उसका यूज करके फिनिश गुड्स बना लिया, ऐसा नहीं करते हैं हम लोग। फिक्स्ड एसेट परचेज ही करते हैं बिजनेस में इकोनॉमिकल बेनिफिट पाने के लिए। अब वही चीज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे AS10 का पीपी। अब लिखना जरूरी इसीलिए है क्योंकि देखो जब भी तुम लोग केस स्टडी का आंसर करोगे तो तुम लोग को तो AS10 पीपी हमें ये बोलता है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है, तो वैसा तो लिखना ही पड़ेगा। तो एटलीस्ट अगर हम लोग अभी लिखेंगे तो हमारा एक लिखने का हैबिट हो जाएगा कि जब भी हम लोग AS10 का आंसर देंगे तो हमें मेन क्या क्या चीज जो है याद रखना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पीपीई से डिनोट करेंगे। अब देखो पीपीई का मतलब क्या होगा, वही होगा जो मैंने फिक्स्ड एसेट का मतलब बोला, ठीक है। पीपीई मींस टेंजिबल
आइटम्स, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया। पीपी का मतलब टेंजिबल, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। विच आर हेल्ड फॉर और यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर, कॉमा देके, रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ब्रैकेट में लिखो वाइड स्कोप covering all the assets used in business। अच्छा, फिर एंड ये हाईलाइट कर दे रहे हैं क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इसके साथ एंड और नहीं है वो ऑप्शन, ठीक है, हम समझा देंगे, एक बार लिख लेते हैं पहले। एंड विच हैज ए लाइफ of more than 12 months ब्रैकेट में, that is can be used for more than 1 accounting period। अच्छा, अब ये पहले समझा देते हैं क्या लिखा है मैंने, देखो। पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मींस टेंजिबल आइटम। टेंजिबल का मतलब है जो विजिबल है, ठीक है, और जिसे हम लोग टच करके देख सकते हैं, है ना, वही होता है टेंजिबल। विच आर हेल्ड, ये पीपीई को हम लोग क्यों होल्ड करते हैं, क्यों रखते हैं अपने बिजनेस में, फॉर विच आर हेल्ड फॉर, और ऐसा इसीलिए दिया हुआ है, लॉ टाइप लैंग्वेज है ना, इसीलिए विच आर हेल्ड फॉर जो रखा जाता है, और यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम लोग पीपीई को क्यों रखते हैं, ताकि हम लोग प्रोडक्शन के काम में उसे यूज कर सके या फिर उसे हम लोग सर्विस सप्लाई करने के लिए यूज कर सके। जैसे देखो, प्रोडक्शन के काम में यूज करने के लिए पीपीई हो जाता है, प्लांट मशीनरी हो जाता है जो फैक्ट्री में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्लांट मशीनरी तो बोल ही दिया, और फैक्ट्री में क्या हो सकता है यूज, मान लो कुछ भी और मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर पाता है ऐसा कोई भी पीपी, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज मतलब जैसे मान लो डिलीवरी वैन, तुम लोग अगर चाहो ना पेंसिल से ये सब एग्जाम्पल जो है अपना लिख सकते हो इसके नीचे, तो जब भी पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो लॉ टाइप है ना तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे देखो, डिलीवरी वैन, ठीक है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लो उनका प्रोडक्ट वो डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी वैन रखे हैं, ठीक है, उससे वो प्रोडक्ट जो है सप्लाई कर देते हैं अपने कस्टमर को, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं उस डिलीवरी वैन से, तो वो डिलीवरी वैन भी उनका क्या हो जाएगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, क्योंकि वो डिलीवरी वैन वो लोग बेचने के लिए नहीं खरीदे हैं, वैन को नहीं बेचना है, वैन से सर्विस प्रोवाइड करना है। क्योंकि देखो, फिक्स्ड एसेट का मतलब तुम लोग को नहीं भूलना है, फिक्स्ड एसेट का मतलब जिसे मोर देन 12 मंथ्स के लिए हम लोग यूज करेंगे
जिससे बिजनेस का हमारा इकोनॉमिकल बेनिफिट बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग का बिजनेस ऐसे बोलेगा कि हम लोग कस्टमर के घर तक उनका प्रोडक्ट पहुंचा देंगे तो अच्छा है। सभी को तो आजकल डिलीवरी चाहिए ना, होम डिलीवरी सभी को चाहिए होता है। तो अगर सबके मतलब ये फैसिलिटीज हो तो लोग बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सर्विस दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए डिलीवरी वैन रख रहा है, तो वो भी पीपी हो गया। प्रोडक्शन के लिए प्लांट मशीनरी रखा है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पीपी। क्योंकि ये सारी चीज हम लोगों ने बेचने के लिए नहीं खरीदे, ना तो प्लांट मशीनरी बेचने के लिए खरीदा है, ना तो डिलीवरी वैन को बेचने के लिए खरीदा है। ये यूज करके बिजनेस में इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलेगा हमें फ्यूचर में। ठीक है, मिलता ही जाएगा जब तक हम लोग इसे यूज करेंगे। और ये हम लोग जो है रीसेल के लिए नहीं खरीदे हैं। ठीक है, और इसे हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए अपने बिजनेस में जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो फिर क्या बोल रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब समझ में आया और प्रोडक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं, वो तुम लोग देख लो। तो फिर से देख लो, पीपी का मतलब हो गया कि वैसे टैंजिबल आइटम जिसे हम लोग अपने बिजनेस में होल्ड कर रहे हैं, या तो प्रोडक्शन के लिए या तो सर्विस सप्लाई करने के लिए, जिसका मैंने एक एक एग्जांपल दिया। या फिर रेंटल टू अदर्स, या फिर हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट को किसी और को रेंट पे दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो अपने फिक्स्ड एसेट को किसी और को रेंट पे दे सकते हैं और उनसे रेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पीपी में ही आएगा। अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड एसेट है, जैसे मान लो किसी के पास किसी का एक्स्ट्रा घर है, फ्लैट है, उसने वो रेंट पे लगा दिया, तो फ्लैट उसके लिए फिक्स्ड एसेट था। अब रेंट पे लगा दिया तो क्या उसका फिक्स्ड एसेट नहीं है, बिल्कुल वो उसका फिक्स्ड एसेट ही है। तो पीपी में वो भी कवर होता है कि ऐसा पीपी जिसे हम लोग रेंट पे किसी और को दे रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं। जैसे प्लांट मशीनरी से प्रोडक्शन करके फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट बना रहे हैं, वैसे ही रेंट में हम लोग अपने पीपी को देके उसमें उससे हम लोग इनकम कर रहे हैं। या फिर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे जैसे मान लो मतलब ऑफिस में लगा हुआ एसी, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, ये सब जो भी है एडमिनिस्ट्रेटिव काम में जो भी यूज होता है, ठीक है, वो भी हम लोग के पीपी में कवर होता है। फिर देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है वाइड स्कोप कवरिंग ऑल द एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस। मतलब अगर वाइडली बोले, मतलब अगर हम लोग पूरा पूरी इसे बोलना चाहे तो फिर बोल रहा है वाइड स्कोप। इसका वाइड स्कोप क्या है, कवरिंग ऑल द एसेट्स यूज्ड इन बिजनेस। बिजनेस में जितने सारे एसेट्स यूज होते हैं सारे एसेट्स को कवर करता है, चाहे वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो, चाहे वो सर्विस सप्लाई करने के लिए यूज हो रहा हो, चाहे वो रेंट पे देने के लिए यूज हो रहा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज हो रहा। मतलब ऑफिस में लगे हुए प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, डिलीवरी वैन, ठीक है, या फिर ऑफिस में लगा हुआ एसी, लैपटॉप, ठीक है, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, ये सारे जो भी चीज बिजनेस में यूज हो रहे हैं वो सारे ही पीपी में आते हैं। और रेंट में जैसे मान लो किसी का फैक्ट्री में एक बड़ा सा प्लांट मशीनरी लगा हुआ है, लेकिन वो लोग अपने फैक्ट्री में मान लो सुबह 6 से लेके जो है उसके बाद दोपहर 12 बजे तक ही काम करते, उसके बाद उन्होंने वो मशीन किसी को रेंट पे दे दिया है कि आप हमारे यहाँ की प्रोडक्शन करना, आप रेंट दे देना। ठीक है, तो हो सकता है किसी और को भी मशीन जो है रेंट पे दे दिया और उससे रेंटल इनकम करते हैं, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये सब तो और दे दिया, और मतलब प्रोडक्शन के पर्पस पे यूज करना, या फिर सप्लाई की सर्विस सप्लाई के पर्पस पे यूज करना, या रेंट देने के लिए यूज करना, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करना, ये सब तो और है। ऐसा या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा। मतलब हम लोग का पीपी या तो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होगा, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, या रेंट देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। लेकिन यहाँ है एंड, मतलब ये इसके साथ होना ही चाहिए, ये पॉइंट तो होगा ही। एंड विच हैज अ लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, जो मैंने तुम लोग को पहले ही फिक्स्ड एसेट के बारे में बताने के टाइम बोल दिया कि हमेशा फिक्स्ड एसेट वही होगा जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होगा। दैट इज कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि हमेशा एक अकाउंटिंग पीरियड हम लोग 12 मंथ्स का ही मानते हैं। हाँ, लेकिन बात ऐसा भी होता है कभी कभी 12 मंथ्स का कम भी अकाउंटिंग पीरियड होता है। वो कब होता है, जैसे मान लो बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर है जैन टू दिसंबर, ठीक है, लेकिन इनका बिजनेस जब स्टार्ट हुआ तब मान लो आज से स्टार्ट हुआ, ठीक है, आज कितना है, फेब का 3rd ऑफ फेब है, मान लो ये 1st फेब से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तब इसका उस ईयर इसका अकाउंटिंग पीरियड 11 मंथ्स
मंथ्स होगा। मान लो कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट फेज से, ठीक है, और उसने सोचा है कि हम अपना अकाउंटिंग ईयर जैन टू दिसंबर रखेंगे, तो फर्स्ट टाइम के लिए उनका 11 मंथ सीमा, क्योंकि जैन में तो उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, ऐसा हो सकता है, वो पहली बार ही होगा, लेकिन उसके बाद से हमेशा 12 मंथ्स ही होता है। तो अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड का ही मतलब हम लोग का हो जाएगा कि 12 मंथ्स। तो पीपी का मतलब ये होता है, जो कि हम लोगों को AS10 बता रखा है कि पीपी का मतलब क्या होगा। पीपी का मतलब हो जाएगा प्रोडक्शन करने वाला एसेट, सर्विस सप्लाई करने वाला एसेट, रेंट पे देने वाला एसेट, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज होने वाला एसेट, और उसके साथ साथ ये सारे एसेट्स का लाइफ जो है मोर देन 12 मंथ्स होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होना चाहिए। इसके बाद एक नोट लिखना पड़ेगा, इसके नीचे लिखो नोट। नोट में लिखेंगे आइटम्स सच एज स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट are treated as PPE if meet the definition above, otherwise inventory। देखो क्या लिखा है मैंने लिखा है आइटम सच एज, और भी कुछ आइटम है जिसे हम लोग पीपीई बोल सकते हैं, जैसे कि स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स का मतलब है मशीन्स में अलग अलग, मतलब ऐसा जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होता है ना, जो अगर मशीन में कुछ भी पार्ट्स खराब हो गए बाद में वहां से लेके हम लोग लगा सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स जो है, उसे भी क्या बोला जाता है, पीपीई बोला जाता है। और किसको पीपीई बोला जाता है, स्टैंड बाय में अगर कोई एसेट है, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, जैसे देखोगे फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, मतलब आग लगने पे आग को बुझाने के लिए जो है मतलब जो सिलेंडर टाइप देखने में होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, ये देखो ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, ये देखो ये वाला, ये ठीक है। ये हॉस्पिटल्स वगैरह आजकल तो हर जगह पे रहता है, फैक्ट्री में भी रहता है। तो ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट है, क्यों, क्योंकि इसका वैसा कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसका कोई यूज ही नहीं है। हाँ, अगर कोई एक्सीडेंटली जो आग वाग लग रहा है तभी इसका यूज होगा, अदरवाइज इसका यूज नहीं होता। ये आग बुझाने के काम आता है, तो आग लगेगा तभी इसका यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी पीपीई में कवर होता है, मतलब इसको भी फिक्स्ड एसेट बोला जाता है, ठीक है, यानी कि स्टैंड बाय। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी कुछ स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो सकता है जिसमें ये वाला, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एग्जांपल के तौर पे अपने समझने के लिए नीचे ब्रैकेट में लिख दो, स्टैंड बाय इक्विपमेंट में मैंने ये एग्जांपल दिया है फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ये क्या होता है, ये हम लोग इसको भी पीपीई में कवर किया जाएगा। AS10 ने बोला है कि स्टैंड बाय में अगर कोई एसेट है उसे भी हम लोग पीपीई मानेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एसेट है जो हमारा सर्विसिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई एसेट, ऐसा कोई इक्विपमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करने के काम आता है, मतलब जैसे मान लो रिपेयर्स मेंटेनेंस वगैरह में उस तरीके का कुछ एसेट है जो यूज होता है, ठीक है। मतलब जब कुछ एसेट खराब हो जाते हैं, जैसे मान लो घर पे कभी एसी फ्रीज खराब हो गया और जो मैकेनिक आते हैं उसे ठीक करने के लिए, तो वो अपना इक्विपमेंट लेके आते हैं कि इस तरीके से एसी को खोलना है, ऐसे करना है, तो उनके पास उनका जो भी काम होता है उससे रिलेटेड इक्विपमेंट होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, उस इक्विपमेंट का यूज करके सर्विस प्रोवाइड करें। वैसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्विस इक्विपमेंट होता है, ठीक है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी पीपीई में ट्रीट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। ये नोट में दिया हुआ है कि स्पेयर पार्ट्स भी पीपीई होगा, स्टैंड बाय में कुछ एसेट है वो भी पीपीई होगा, सर्विसिंग इक्विपमेंट अगर कुछ है वो भी पीपीई में होगा, लेकिन एक पॉइंट है, इफ मीट द डेफिनेशन अबव, ठीक है, मतलब ये सब पीपीई में तभी आएंगे अगर ये डेफिनेशन को फुलफिल करेंगे। मतलब
डेफिनेशन में क्या है कि सारे एसेट्स के लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होने चाहिए, और ये सारे एसेट्स हमारा या तो सर्विस प्रोवाइड करने के काम आना चाहिए, या रेंट रेंट मिल रहा है इस तरीके के काम पे यूज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस पे यूज हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन के काम पे यूज हो रहा है, तभी जाके उसे पीपी बोलेंगे। अगर बाई चांस ये सब आइटम अगर इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है, तो उसे कहाँ दिखाया जाएगा, अदरवाइज इन्वेंट्री माना जाएगा। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, करंट एसेट, ठीक है, और इन्वेंट्री माना जाएगा। ये इन्वेंट्री में भी एक एस है, दैट इज AS2, ठीक है, तो जिनका है उनको करवाएंगे AS2, ठीक है, तो ये AS2 में कवर होता है, ठीक है। मतलब ये समझो कि स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाई और सर्विसिंग इक्विपमेंट को भी पीपी बोला जाएगा सिर्फ और सिर्फ तब अगर वो उस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा जो पीपी का डेफिनेशन है। अगर बाई चांस नहीं फुलफिल कर पा रहा है, ऐसे मान लो ऐसा कुछ स्टैंड बाई इक्विपमेंट है जिसका लाइफ 12 मंथ से कम है, तो ये तो होना ही चाहिए ना। मतलब हम लोग का पीपी तभी होगा या तो वो प्रोडक्शन के काम पे आ रहा है, प्रोडक्शन भी होगा, सर्विस भी होगा, रेंटल भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन ये तो होना ही पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्शन के काम पे आ रहा है एसिड और उसका लाइफ मोर देन 12 मंथ है, तब पीपी है। या फिर सर्विस के काम पे आ रहा है, लाइफ मोर देन 12 मंथ है, रेंट देने के काम पे आ रहा है, लाइफ मोर देन 12 मंथ है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे आ रहा है, लाइफ मोर देन 12 मंथ है, तब जाके वो पीपी होगा। लेकिन मान लो हमारा सर्विस प्रोवाइड तो हो रहा है लेकिन लाइफ मोर देन 12 मंथ्स नहीं है, तब जाके वो पीपी नहीं होगा। फिर वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट नहीं हो रहा है, टेंजिबल, तो वो स्टॉक यानी इन्वेंट्री में हो जाएगा। और जिसको कवर करता है AS2 में भी ना ये सेम चीज बताया हुआ है कि अगर स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय, सर्विसिंग इक्विपमेंट इन्वेंट्री में नहीं होता है तो वो AS10 में होता है। जस्ट ऑपोजिटली बताया गया है, ठीक है, कि अगर इस तरीके का आइटम, जैसे यहाँ बोला है कि इस तरीके का आइटम अगर पीपी का डेफिनेशन फुलफिल करेगा तो पीपी होगा, अगर नहीं करेगा तो फिर वो इन्वेंट्री होगा। सेम चीज इन्वेंट्री में बताया गया है AS2 में कि इस तरीके का आइटम AS2 होगा वहां के डेफिनेशन के हिसाब से, अगर नहीं हुआ तो पीपी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है यही बता रहा है, ये नोट हमें वही बता रहा है। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ पर AS2 लिख सकते हो, AS2 जो हमें इन्वेंट्री के बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया डेफिनेशन ऑफ पीपी, ठीक है। तो याद कर लो मेरे साथ साथ ही, हम दो दो तीन बार करके इसीलिए बोल रहे हैं ताकि याद हो जाए, क्योंकि खुद से पढ़ के तो याद होगा नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे AS10 इज नॉट एप्लीकेबल। AS10 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, इन सब चीजों पे AS10 एप्लीकेबल नहीं है, वो हम लोग लिखेंगे। अच्छा, तो यहां पर लिखो सबसे पहले वेस्टिंग एसिड। वेस्टिंग एसिड्स बताएंगे क्या होता है, पहले एक लाइन लिख लो, लाइक मिनरल्स, मिनरल्स राइट्स ऐसे लिखो, और एक्सपेंसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस, माइंस एटसेट्रा। और एक पॉइंट लिखना है, सेकेंड लिखो बायोलॉजिकल एसिड, बायोलॉजिकल एसिड्स, that is living animals and plants other than bearer plant. It means AS10 is
एप्लीकेबल ऑन बियरर प्लांट। ठीक है, समझाते हैं क्या होता है। अच्छा, पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है, वेस्टिंग एसेट। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि A10 किन एसेट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब अगर कुछ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट है भी फिर भी उस पे एप्लीकेबल नहीं होगा A10, वो क्या क्या है, बोल रहा है कि वेस्टिंग एसेट्स। ठीक है, वेस्टिंग एसेट पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये समझ में आ रहा है। लेकिन वेस्टिंग एसेट का मतलब क्या है, वेस्टिंग एसेट का मतलब है मिनरल राइट्स और एक्सपेंसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, ऑयल्स, नेचुरल गैस, माइंस एटसेट्रा। मतलब जो खदान होता है, जैसे कि कोयला का खदान। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोयला का खदान से कोयला निकाला जाता है, और ये क्या है, ये वेस्टिंग एसेट है, कोयले के खदान से कोयले को निकालना। ठीक है, या फिर तेल के खदान से तेल को निकालना, गैस के खदान से नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, या फिर जो भी मिनरल्स वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब होता है वेस्टिंग एसिड। क्यों, क्योंकि ये जो है ये एक नेचुरल वे से बनता है, जैसे कोयला किसी ने नहीं बनाया है। ठीक है, जैसे इंसान लैपटॉप बना सकता है, फ्रिज बना सकता है, एसी बना सकता है, ये कोयला इंसान नहीं बना सकता। या मिट्टी के नीचे जो मिनरल्स है या जो ऑयल्स है, ये इंसान नहीं बनाया, ये नेचर ने बनाया है। ठीक है, प्रोसेस से बनता है। ठीक है, प्रोसेस से बनता है। जैसे ये सब कोयला वेला कैसे बनता है, जब मतलब मान लो बहुत मतलब भूकंप वगैरह आ जाता है, फिर उसके बाद मिट्टी के नीचे सारे चीज दब जाते हैं, फिर बहुत दिन से वो प्रोसेस होते होते वो ऐसा बनता है। ठीक है, इसीलिए तो वो खत्म होते आ रहा है ना। तो एक्चुअली वेस्टिंग एसिड क्यों बोला जाता है इसे, जब हम लोग किसी पर्टिकुलर खदान में मान लो कोयला है, तो हर जगह तो नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, जैसे बंगाल में आसनसोल वगैरह में मिलता है, तो वहां से क्या किया जाता है, कोयला को आसनसोल होता है रानीगंज, यहाँ से तो कोयला निकाला जा रहा है, तो वो वेस्टिंग एसिड इसीलिए है क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग उसे निकालते जाएंगे वो खत्म होते जाएगा। जैसे तेल का, इसीलिए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह का इतना सोचा जा रहा है, क्यों, क्योंकि तेल खत्म होते जाएगा ना। तो ये अपने आप थोड़ी ना बनता है कि हम लोग बनाते जाए, ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों का मतलब ये कुछ प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि ह्यूमन बीइंग बना लिया तो हो गया, उसका सब्स्टिट्यूट बना सकता है। कोयले के जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है, ये सब हो रहा है। जैसे पहले, बहुत पहले रेल भी तो कोयले से ही चलता था, उसके बाद उसका सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी सोचा गया, क्योंकि उतना कोयला तो है नहीं। ठीक है, और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी से सस्ते पे हो रहा है। तो जो भी हो, तो यहाँ पर वेस्टिंग एसिड का मतलब ये है कि हम लोग अगर जो भी नेचुरल वे में चीजें बने हुए हैं मिट्टी के नीचे खदान में, ठीक है, कोयला हो गया, तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो सबसे जब हम लोग वो सारे रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे कम होते जाता है, और इसको बोला जाता है वेस्टिंग एसिड। अब ये एसिड ही है, सोचो ना, ये एसिड ही है, लेकिन ऐसे इस पे A10 एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे खदान का लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में सारा कोयला निकाले, वैसा होता भी नहीं, उसका अलग प्रोसेस होता है। तो वेस्टिंग एसिड के ऊपर A10 एप्लीकेबल नहीं होगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट का अपना अलग रूल्स रेगुलेशंस होता है, वही फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, A10 वेस्टिंग एसिड्स पे अप्लाई नहीं होगा। अगर हम लोग माइन से खदान से गैस, नेचुरल गैस, ऑयल, मिनरल्स वगैरह एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट के डेफिनेशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग कोयला निकाल रहे मान लो बिजनेस पर्पस पे। ठीक है, या फिर मान लो हम लोग का खदान है, हम लोगों ने किसी को रेंट पे दे दिया, भाई तुम्हें कोयला चाहिए, तुम निकालो। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी बोलेंगे ना कि खदान का लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होता है, क्योंकि बड़े बड़े खदान में जो है, मतलब खदान कुछ छोटा थोड़ी ना चीज होता है। ठीक है, वहां पर बहुत 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 ज्यादा क्वेरीज मिनरल्स वगैरह रहता है, जिसको जहां पर जो रिसोर्सेस है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होता है। फिर भी इस पे A10 एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट का अपना अलग से रूल्स रेगुलेशंस बनाया गया है, वही फॉलो करना पड़ता है। तो A10 वेस्टिंग एसिड पे अप्लाई नहीं होता है, ये पॉइंट तुम लोग को याद रखना है। वेस्टिंग एसिड का मतलब क्या होता है मैंने बताया। अब बायोलॉजिकल एसिड जो है, इस पे क्या बोल रहा है, दैट इज लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स और अदर देन बियरर प्लांट, इट मींस A10 इज एप्लीकेबल ऑन बियरर प्लांट। ठीक है, अब ये चीज समझने के लिए देखो क्या बोला है। पहला बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, A10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसिड, तो इसका मतलब A10 जो है बायोलॉजिकल एसिड तुम लोग को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना टर्म से देखो, बोल रहा है कि बायोलॉजिकल एसिड पे
AS10 एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बायोलॉजिकल एसिड का मतलब क्या बोला है, लिविंग एनिमल, ठीक है, लिविंग एनिमल एंड लिविंग प्लांट्स, ये सब होता है बायोलॉजिकल एसिड। लेकिन अदर देन बियरर प्लांट, लेकिन बियरर प्लांट जो है उस पे एप्लीकेबल होगा। इट मींस AS10 इज एप्लीकेबल ऑन बियरर प्लांट। ये ना लॉ का लैंग्वेज है तो ऐसे ही लिखना पड़ता है। तो AS10 बायोलॉजिकल एसिड पे एप्लीकेबल नहीं होता है, और बायोलॉजिकल एसिड का मतलब होता है लिविंग एनिमल और लिविंग प्लांट। लेकिन जो बियरर प्लांट है वो भी तो लिविंग प्लांट है, लिविंग प्लांट के अंदर जो बियरर प्लांट है, अब ये बियरर प्लांट वगैरह समझा देंगे, उसमें AS10 एप्लीकेबल होगा बोल रहा है। हम इसका जो है एक तुम लोग को ऐसे समरी बना देते हैं, या फिर फ्लो चार्ट बोलो तो वो बना देते हैं, ताकि तुम लोग समझ पाओ कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर हेडिंग करो, यहाँ पर बायोलॉजिकल एसिड। ये पॉइंट 2 को ना हम एक चार्ट से समझा देते हैं। देखो बायोलॉजिकल एसिड, बायोलॉजिकल एसिड इसका 2 पार्ट होता है, एक है लिविंग एनिमल और एक है प्लांट। और प्लांट, लिविंग एनिमल में क्या क्या होगा, लिविंग एनिमल का मतलब जैसे देखो कि हॉर्स हो गया, सॉरी हॉर्स का स्पेलिंग मैंने गलत, sheep, कैटल्स, गोट, ठीक है, ये सब जो है लिविंग एनिमल है। और भी कुछ हो सकता है, मैंने कुछ ये सब एग्जांपल दिया, एनिमल ही तो है ना, हॉर्स, शीप, कैटल्स, गोट, ठीक है। ये सब जब हम लोग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल एसिड, ठीक है, हमारे लिए वो बायोलॉजिकल एसिड हो जाएगा। और जो यहाँ पर मैंने प्लांट लिखा है, प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बियरर प्लांट और एक नॉट बियरर प्लांट, ठीक है। प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक लिखो बियरर प्लांट और एक नॉट बियरर प्लांट, बियरर प्लांट, और दूसरा लिखो नॉट बियरर प्लांट, ठीक है। अच्छा, अब किस पे क्या एप्लीकेबल है वो हम बताते हैं। देखो जैसे बायोलॉजिकल एसिड बोला है दैट इज लिविंग एनिमल एंड प्लांट। बायोलॉजिकल एसिड पे हम लोग पढ़ क्या रहे थे, AS10 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बायोलॉजिकल एसिड, यानी इस पे AS10 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एसिड का मतलब होता है लिविंग एनिमल और प्लांट, लेकिन अदर देन बियरर प्लांट, मतलब लिविंग एनिमल पे AS10 क्या हो गया, AS10 नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड पे ही तो क्या है, बायोलॉजिकल एसिड पे ही बोला है कि AS10 नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो अगर ये AS10 पे ही, बायोलॉजिकल एसिड ही पे AS10 एप्लीकेबल नहीं है, तो लिविंग एनिमल पे भी नहीं होगा, क्योंकि ये इसी का पार्ट है। प्लांट में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बोला है अदर देन बियरर प्लांट, मतलब बियरर प्लांट पे AS10 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। AS10 जो है ये एप्लीकेबल होगा, और नॉट बियरर प्लांट पे जो है इस पे AS10 नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। AS10 नॉट एप्लीकेबल, ये मैंने ऐसे करके तुम लोग को बता दिया पॉइंट 2, ताकि अगर लैंग्वेज कभी भी पढ़ोगे नहीं समझ में आया तो इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो AS10 वेस्टिंग एसिड पे अप्लाई नहीं होता है, बायोलॉजिकल एसिड पे अप्लाई नहीं होता है। बायोलॉजिकल एसिड का मतलब होता है लिविंग एनिमल और प्लांट। लिविंग एनिमल का मतलब जो भी एनिमल्स हम लोग अपने बिजनेस पर्पस में यूज कर सकते हैं, लाइक हॉर्स हो गया, कैटल, शीप, गोट, ठीक है, ये सब पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो बायोलॉजिकल एसिड है, और बायोलॉजिकल एसिड पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है। और बायोलॉजिकल एसिड का और एक कैटेगरी है प्लांट्स, उस पे भी AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इस पे 2 कैटेगरी जाता है, बियरर प्लांट और नॉट बियरर प्लांट। और बियरर प्लांट पे जो है AS10 एप्लीकेबल होता है, जो नॉट बियरर प्लांट है उस पे AS10 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, और बायोलॉजिकल एसिड का मतलब, इसको अगर हम लोग जस्ट एक ही लैंग्वेज में डिस्क्राइब करना चाहे तो बायोलॉजिकल एसिड का मतलब होता है विच एवर विच वी आर कंज्यूम्ड, ठीक है, ऐसे लिखो, विच वी आर कंज्यूम्ड, जो हम लोग कंज्यूम्ड कर सकते हैं,
बिजनेस के कंजम्पशन के काम पे लगा सकते हैं, उसे ही बोला जाता है बायोलॉजिकल एसिड। ठीक है, अब हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा इस बियरर प्लांट के बारे में। क्यों? क्योंकि इस पे S10 एप्लीकेबल होता है, जिसपे नहीं होता है उस पे तो बस नाम पता करना काफी है कि किस पे नहीं होता है, तो नाम से पता चल जाएगा। जितने भी लिविंग एनिमल्स है उस पे नहीं होगा, और अगर कोई प्लांट बियरर प्लांट नहीं है तो उस पे नहीं होगा। लेकिन कौन सा प्लांट बियरर प्लांट नहीं है उसके लिए तो ये पता करना पड़ेगा कि बियरर प्लांट है क्या, तब पता चलेगा कि जो बियरर प्लांट नहीं है वो क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे कि बियरर प्लांट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि बियरर प्लांट क्या होता है, तो तुम लोग हेडिंग करो बियरर प्लांट। अच्छा, यहां पर लिखते हैं बियरर प्लांट। बियरर प्लांट, लिखो इट इज ए प्लांट दैट इज, it is a plant that is 0.1 used in the production or supply of agricultured produce. Second point, can bear the produce for a period of more than 12 months. थर्ड पॉइंट लिखो, has a remote likelihood, has a remote likelihood, ब्रैकेट में लिखो, is not likely, ब्रैकेट क्लोज, to be of being sold as agricultured produce other than incidental scrap sale। ठीक है, ये होता है बियरर प्लांट का डेफिनेशन, लेकिन समझना पड़ेगा कि बियरर प्लांट क्या होता है। तो देखो क्या बोला है मैंने यहाँ पर, सबसे पहले बोला इट इज ए प्लांट। ठीक है, बियरर प्लांट एक तरह का प्लांट है। अब कैसा प्लांट है वही डिस्क्राइब हो रहा है, दैट इज बोल के। ठीक है, दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो भी हम लोग एग्रीकल्चर करके प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए ये बियरर प्लांट यूज हो रहा है। जैसे देखो एक एग्जांपल देने से समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने, एक एग्जांपल देते हैं। ऐसे हम यहाँ पर एक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने एक प्लांट बना दिया। ठीक है, ये मान लो मैंगो ट्री है, ये मैंगो है इसमें। ठीक है, ये हम लोग का है एक मैंगो ट्री। ठीक है, लिख देते हैं, नहीं तो मैंगो ट्री तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ये है हम लोग का मैंगो ट्री। अच्छा, अब
ये मैंगो ट्री का देखो, इसमें इसका 3 पॉइंट हमारा क्या क्या हो सकता है। इसमें लिखेंगे प्रोड्यूसेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस कर सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, जैसे कि मैंगो प्रोड्यूस कर रहा है। क्या सिर्फ मैंगो ट्री होगा? नहीं, कोकोनट ट्री हम बताते क्या क्या हो सकता है, ठीक है, किस तरीके का प्लांट हो सकता है। दूसरा, इसका प्रोडक्टिव लाइफ जो है, इसका प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो है मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, मोर देन 12 मंथ्स है। और यहां पर ट्री can't be sold as agriculture produce। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का है बियरर प्लांट, बियरर प्लांट, ठीक है। अब समझते हैं क्यों ये बियरर प्लांट है, ठीक है। अब देखो क्यों ये बियरर प्लांट है, अगर तुम लोग लिख ली हो तो बताते, देखो क्यों ये बियरर प्लांट है। देखो क्या बोला है, बियरर प्लांट को हम लोग यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर उससे प्रोड्यूस जो आ रहा है उसे सप्लाई करने के लिए, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब देखो इससे जो भी मैंगो प्रोड्यूस होगा, ये मैंगो का ट्री है तो इससे मैंगो प्रोड्यूस होगा। अगर ये कोकोनट का ट्री होता तो इससे कोकोनट प्रोड्यूस होता। अगर ये कुछ और होता, जैसे कि कुछ और देख लो, जैसे कि मैंगो हो सकता है, और क्या हो सकता है, जैसे मोर देन 1 ईयर लाइफ है, ऐसा क्या पेड़ हो सकता है, जामुन का पेड़ हो सकता है, ठीक है, ये एप्पल का पेड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें देगा, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करके देगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें प्रोड्यूस करके देगा। तो बियरर प्लांट होने के लिए वो प्लांट का यूज होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन के काम पे आ रहा है, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन करके उसके मतलब जो भी वो फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें सप्लाई कर पा रहा है, ऐसा ट्री है, ठीक है। तो ट्री तो एग्रीकल्चरल के पर्पस पे ही होता है, जस्ट यहाँ पर नाम दिया है। कैन बियर द प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, मतलब ये जो आम जो प्रोड्यूस ये कर रहा है, इसका जो है ये ऐसा नहीं कि एक बार आम प्रोड्यूस किया फिर ये पेड़ आम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। आम के पेड़ का लाइफ काफी ज्यादा होता है, जामुन के पेड़ का लाइफ, एप्पल के पेड़ का लाइफ काफी ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं जो कि एक ही बार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देंगे, फिर उसके बाद उससे हमें प्रोडक्शन नहीं मिलता है। बता सकते हो ऐसा क्या पेड़ है, मतलब वो पेड़ तो नहीं होता है, छोटा छोटा पौधा, मतलब ये बोल सकते हो कि कौन सा ऐसा पेड़ है जो कि एक ही बार जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देगा, उसके बाद वो मर जाएगा। মানে আমি এটা বলতে চাইছি এরকম কোন কোন গাছ আছে যেগুলোর ফসল মাত্র একবারই আমরা পাবো, তারপর আর পাবো না। पैडी। हाँ सही है, पैडी। और जैसे कि वीट हो गया, गेहूं, चावल, ठीक है, इसका अगर खेती बाड़ी देखे हो तो वो क्या होता है, उसका पेड़ के साथ ही उसे काट के लाया जाता है। जो चावल मतलब जिसे धान बोलते हैं, उसका क्या होता है, उसका पेड़ के साथ ही उसे काट के लाया जाता है। मतलब जिसमें चावल होते हैं ना, तो उसमें वो चावल के साथ ही वो पेड़ के साथ ही काट के लाया जाता है, तो वो पेड़ बचता ही नहीं है। पैडी का भी सेम सिस्टम है, उसका भी वैसे ही होता है, ठीक है। वीट वीट का भी सेम सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब वन टाइम प्रोडक्शन है, ठीक है। एक ही बार होगा, धान के खेत में धान, या फिर गेहूं के खेत में गेहूं का खेती बाड़ी एक ही बार होगा, फिर उसे काट के लेके आओ, फिर वो स्टोर मतलब उसका प्रोसेस होता है, फिर उसे स्टोर किया जाता है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। वैसे मैंगो का भी अपना सीजन है, तभी होता है, लेकिन मैंगो ट्री ऐसा नहीं हुआ कि एक बार मैंगो प्रोड्यूस कर दिया और वो नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अगर पेड़ में ही कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो तो अलग बात हो गया, लेकिन नॉर्मली ये क्या है, ये मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए रह सकता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, कैन बियर द प्रोड्यूस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, कम से कम 12 मंथ से ज्यादा तो वो प्रोडक्शन कर ही लेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है,
हैज ए रिमोट लाइकलीहुड, मतलब इस रिमोट लाइकलीहुड ये लैंग्वेज है इसमें, इसका मतलब होता है इज नॉट लाइकली टू बी ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अदर देन इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। मतलब क्या बोल रहा है, अगर हम लोग किसी को आम बेच रहे हैं, हम लोग आम का जो है एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा आम का पेड़ है या फिर बहुत सारा एप्पल ट्री है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आम जो भी हुआ उसे स्टोर कर लेते हैं, फिर उसे सेल कर देते हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर आम सारा हम लोगों ने स्टोर कर लिया, ठीक है, स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे मैंगोज को सेल कर देंगे, ठीक है, सारे मैंगोज को हम लोग सेल करने का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग मैंगोज के साथ साथ, मैंगो के साथ साथ हम लोग ये जो है पेड़ को भी बेच देंगे। भाई मैंगो ले जा रहे हो ले जाओ, पेड़ भी ले जाओ, ऐसा कौन बोलता है, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। ये तो हमारा जो है मतलब प्रोडक्शन करने का जैसे मशीन होता है, ये तो वैसे ही हुआ ना, जैसे हम लोग प्लांट मशीनरी रखते हैं, तो अगर किसी का फ्रूट्स का बिजनेस है, फ्रूट्स बेचना उसका काम है, मैंगो बेचना, तो फिर वो अपना पेड़ ही थोड़ी ना बेच देगा। तो वही बोल रहा है कि हैज ए रिमोट लाइकलीहुड, मतलब ऐसा नहीं है कि इज नॉट लाइकली बीइंग टू बी सोल्ड, टू बी ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आम के तरह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है, यहाँ पर मैंगो है, तो क्या मैंगो की तरह मैंगो के पेड़ को भी बेच दे, नहीं, नहीं बेचते हैं। लेकिन हाँ, अदर देन इंसिडेंटल स्क्रैप से, मतलब पेड़ ही खराब हो गया है, बूढ़ा हो गया है, मर गया है, या फिर पेड़ का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर पेड़ मतलब खराब हो गया है, खराब यानी पेड़ का मतलब अनलिमिटेड लाइफ तो किसी का नहीं होता है ना। अब पेड़ भी धीरे धीरे ज्यादा उम्र हो जाता है तो खोखला हो जाता है, फिर वो मतलब एज इट इज कैपेसिटी उसका नहीं होता है कि वो उस तरीके का प्रोडक्शन करे, तो जब वो स्क्रैप हो जाता है मतलब खराब बेकार, जिसका हमारा जैसे मशीन भी, अगर किसी का मोबाइल पूरा स्क्रैप कंडीशन में चला गया है तो तुम लोग क्या उस मोबाइल को यूज करोगे, उसको बेच के दूसरा ही लेना पड़ेगा। हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अब इसका लाइफ ऐसा थोड़ी है कि ये मतलब लैपटॉप चलता ही जाएगा, इसमें भी खराबी होगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा, हो सकता है मुझे इसे बेच देना पड़े, दूसरा लेना पड़े। वैसे ही आम का पेड़ का भी तो एक सर्टेन लाइफ होगा कि इसके बाद ये प्रोडक्शन वगैरह नहीं दे पाएगा, तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे बेच देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली इसे बेचने का हम लोग नहीं सोचते कि आम के साथ साथ पेड़ भी बेच दे, या एप्पल के साथ साथ एप्पल ट्री भी बेच दे। अगर कोकोनट का बिजनेस है तो कोकोनट बेच रहे तो उसके साथ कोकोनट ट्री को भी बेच दिया, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली कौन से डेफिनेशन में आ गया, ये जो है ये पीपीई के डेफिनेशन को कवर कर रहा है, बियरर प्लांट, ठीक है, इसीलिए इस पे A10 एप्लीकेबल होता है। कैसे कर रहा है वो हम बताते हैं। देखो मैंने क्या बोला, बियरर प्लांट पे A10 एप्लीकेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो पीपीई के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। कैसे फुलफिल करता है, ये एंड वाला पॉइंट देखो, बियरर प्लांट वो सारे प्लांट होते हैं जिसका प्रोडक्टिव लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होता है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसीलिए बियरर प्लांट, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंगो, और क्या क्या हो सकता है तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, मैंगो ट्री के अलावा एग्जाम्पल के लिए एप्पल, ठीक है, मतलब जो ट्रीज मतलब मोर देन 12 मंथ्स के लिए प्रोडक्शन हमें देगा, एप्पल का ट्री हो सकता है, कोकोनट का हो सकता है, ठीक है, तुम लोग लिख लो अपने हिसाब से एग्जाम्पल, ठीक है, कोकोनट का हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है कि विच हैज ए लाइफ मोर देन 12 मंथ्स, जो कि मैंने दिखाया, तो बियरर प्लांट वही होंगे जिसका लाइफ मोर देन 12 मंथ्स होगा। अच्छा, और चीज मैंने क्या बोला कि बियरर प्लांट जो है उसे हम लोग नॉर्मली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेचते हैं, बट उस प्लांट को नहीं बेचते हैं, ठीक है। तो पीपीई का भी तो वही कंडीशन है कि नॉर्मली पीपीई का मतलब होता है कि जिसे हम लोग होल्ड करते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जो हम लोग का बियरर प्लांट है उसे भी हम लोग होल्ड करेंगे प्रोडक्शन के लिए। होल्ड करना मतलब सेल नहीं करना है, होल्ड करना मतलब सेल नहीं करना है, तो हम लोग होल्ड करते हैं उसे प्रोडक्शन पर्पस के लिए, ठीक है। और वो हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा। अब जो पेड़ होगा वैसा प्रोडक्शन देगा, एप्पल का पेड़ है तो एप्पल दे देगा, कोकोनट का है तो कोकोनट का देगा, मैंगो है तो मैंगो दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बियरर प्लांट का मतलब, ठीक है। तो बियरर प्लांट क्योंकि पीपी के डेफिनेशन को फुलफिल कर लेता है, इसीलिए इस पे A10 एप्लीकेबल होता है, जबकि ये बायोलॉजिकल एसिड है, एक्सेप्शन हो गया। बायोलॉजिकल एसिड होने के बाद भी बियरर प्लांट पे A10 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब बियरर प्लांट कौन कौन सा नहीं होता है वो भी हम बताते हैं, देखो। बियरर प्लांट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग,
बियरर प्लांट क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है? अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे प्लांट विच इज हेल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पहले पॉइंट लिख लो फिर हम समझा देंगे। सेकेंड, प्लांट which is used in production of agricultural and there is more than remote likelihood is, ब्रैकेट में लिखो, is likely that plant itself will also be sold as agricultural produce. और लास्ट पॉइंट यहाँ पर एनुअल क्रॉप्स, ठीक है, एनुअल क्रॉप्स। तो देखो मैंने क्या लिखवाया कि बियरर प्लांट क्या क्या नहीं होता है, कौन से ऐसे प्लांट है जो बियरर प्लांट नहीं होंगे। बोल रहा है प्लांट विच इज हेल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का जो मतलब स्टेटस है, जो कंडीशन है, वही उस प्लांट का होगा। जैसे यहाँ पर वो नहीं था, अगर हम लोग मैंगो बेच रहे हैं तो इसका मतलब मैंगो का जो मैंगो क्यों हम लोग पेड़ से तोड़ रहे हैं, हमें उसको बेचना है, ठीक है, लेकिन पेड़ को तो नहीं बेचना है। मतलब यहाँ पर ये प्लांट का कंडीशन और ये मैंगो का कंडीशन सेम नहीं है। लेकिन जो बियरर प्लांट नहीं होता है उसका कंडीशन क्या होता है, प्लांट जो है उसे भी होल्ड किया गया है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तरह ही। जैसे कि पैडी व्हीट ये सब हो गया, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को हम लोग जिस तरीके से जिस कंडीशन में देखते हैं, प्लांट को भी सेम वैसे ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट का जो स्टेटस है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तरह ही है, मतलब उसे भी बेच दिया जाएगा। अगर बिकेगा तो ठीक है, नहीं तो बेकार हो जाएगा। जैसे बिक जाता है, जैसे अगर देखोगे धान को निकालने के बाद उसका जो पेड़ रहता है वो जो है गाय का जो है चारा हो जाता है, ठीक है, उसमें काम आ जाता है। और या फिर गांव में घर वर जो है, घर का शेड बनाने में भी काम आ जाता है, लेकिन उसे काट दिया जाता है, ठीक है, वो क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है रख के उसमें, वो सब एक ही बार से उसे पेड़ से ही काटा जाता है, तभी जाके हमें जो है चावल वगैरह मिलेगा। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है प्लांट विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड देयर इज मोर देन रिमोट लाइकलीहुड दैट प्लांट इटसेल्फ will also be sold as agricultural produce। बोल रहा है प्लांट which is used, जिसे यूज किया जाएगा इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हम लोग उस प्लांट को एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पाने के लिए ही उसे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंड देयर इज मोर देन रिमोट लाइकलीहुड, और यहाँ पर ऐसा मैटर है कि मतलब देयर इज लाइकली, मतलब ये मैटर है दैट प्लांट इटसेल्फ विल आल्सो बी सोल्ड, प्लांट को भी हम लोग बेच देंगे एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मतलब जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है वो तो बेचना ही है, साथ ही साथ उस प्लांट को भी बेच देना है। जैसे कि एनुअल क्रॉप्स, ये देखो जितने भी एनुअल क्रॉप्स होते हैं ना, वो हम लोग का जो है पेड़ के साथ साथ ही उसे काटा जाता है, एनुअल क्रॉप्स। ये देखो, ये देखो,
ये देखो, ये जैसे मेज हो गया, मतलब भुट्टा, ठीक है। भुट्टा जो है ना, इसका भी वही होता है, मेज का भी, कि वो एक ही बार पेड़ में होता है, फिर वो पेड़ काट दिया जाता है, उसका मतलब दोबारा वहां पर प्रोडक्शन नहीं होने वाला, ठीक है, दोबारा वहां पर प्रोडक्शन नहीं होने वाला। ये सब एनुअल क्रॉप्स होता है, ये देखो, ये सब एनुअल क्रॉप्स होता है, ठीक है। ये देखो वीट, ठीक है, वीट का जो है इस तरीके का होता है, ये सब दिया है। कॉर्न, ये भुट्टा हो गया, ठीक है। राइस, ये देखो, ये पूरे पेड़ के साथ ही इसे काट के लाया जाता है। मिलेट, ठीक है, ओट्स, ये सभी जो है एनुअल क्रॉप्स। एनुअल मतलब सालाना एक बार ही इसका प्रोडक्शन होता है, ईयरली एक बार, इससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन मैंगो, कोकोनट, एप्पल ट्री, ये सब जो है एक बार लगाया पेड़, काफी दिन वो चलता जाता है, ठीक है। उसमें हर साल मैंगो के सीजन में मैंगो प्रोडक्शन होगा, जब एप्पल का सीजन होता है, हमारे यहाँ तो होता नहीं उतना एप्पल, हिमाचल में, क्योंकि एप्पल जो है उसमें ठंडा वेदर का जरूरत होता है, तो जम्मू, जम्मू में भी उतना कम होता है, कश्मीर, हिमाचल, ये सब जगह पे होता है, ठीक है। तो ये एनुअल क्रॉप्स जो है वो बियरर प्लांट नहीं होता है। बेसिकली वो सारे प्लांट जो एक ही बार जो है प्रोडक्शन देंगे, और प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग प्लांट को भी बेच देते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंगो इस तरीके के ट्री के केस में ये नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिर्फ सिर्फ जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ही जो है बेचने का सोचते हैं, उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाले पेड़ को बेचने का नहीं सोचते हैं। तो वो पीपीई में आ जाता है, तो वो बियरर प्लांट है। और बियरर प्लांट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, इस तरीके के एनुअल क्रॉप्स वाले जितने भी मतलब जो है प्रोडक्शन है वो नहीं होगा, ठीक है। जो एनुअल क्रॉप्स है वो बियरर प्लांट नहीं होगा। एनुअल क्रॉप्स का ही मतलब ही होता है कि जो एक ही बार प्रोडक्शन देगा, मतलब वो 12 मंथ से ज्यादा तो होगा नहीं, एक ही बार, साल में एक ही बार जो है, एक जो है मतलब राइस के पेड़ से एक ही होगा, ठीक है, मतलब एक ही बार होगा। ऐसा नहीं है कि उससे मतलब जैसे देखो ये वाला, इससे ऐसा नहीं है कि एक बार बार्ली, ये देखो बार्ली का दिया हुआ है, मिलेट का दिया हुआ है, इसमें मिलेट एक ही बार होगा, ये इसमें और नहीं होगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से उसको मतलब एग्रीकल्चर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये खत्म, एक बार हुआ, एक बार ही खत्म। ये राई का दिया हुआ है, ठीक है, जो मसाले में राई यूज होता है, ये सब भी हम लोग का जो है एनुअल क्रॉप्स होता है। तो बेसिकली एनुअल क्रॉप्स जो आइटम्स है वो बियरर प्लांट में इंक्लूड नहीं होगा। और जो मतलब जिसको बोलते हैं कि सालों साल जो मतलब रहता है पेड़, वो सब हमारे बियरर प्लांट में आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग, इतने देर हम लोगों ने ये सीख लिया कि हम लोग का ए10 क्या मतलब, ए10 किस बात पे है। ए10 हम लोगों का पीपीई को बताता है, और पीपीई का डेफिनेशन देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखा ए10 किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखो किस पे एप्लीकेबल है, वो तो हर एक पीपीई पे एप्लीकेबल होगा, लेकिन स्पेसिफिकली पता करना होता है किस पे नहीं है। जिस पे नहीं है उसके अलावा बाकी सब पे है। जैसे वेस्टिंग एसिड पे एप्लीकेबल नहीं है, बायोलॉजिकल एसिड पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल एसिड पे जो बियरर प्लांट है उस पे एप्लीकेबल है। फिर हम लोगों ने पढ़ा बियरर प्लांट क्या है, फिर देखा कि बियरर प्लांट कौन सा नहीं है, मतलब बियरर प्लांट क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एसेट को हम लोग रिकॉग्नाइज यानी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करें। तो यहां पर लिखेंगे रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। कैसे करके हम लोग रिकॉग्नाइज यानी कि रिकॉर्ड करें अपने एसेट को। तो उसका रूल्स हमें ए10 क्या बता रहा है, पीपीई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इफ फॉलोइंग कंडीशंस satisfied। अगर ये जो भी नीचे भी कंडीशंस लिखेंगे वो सेटिस्फाई होता है, तभी हम लोग अपने पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशन 1, ठीक है, ये मैंने लिखा है कंडीशन 1। कंडीशन 1 हमें क्या बोल रहा है, इट इज प्रोबेबल, it is probable that economic benefit associated with the item will
फ्लो टू बिजनेस और एंटरप्राइज सेकेंड कंडीशन, फिर हम समझा देते हैं। कंडीशन 2, cost of the item will be reliably measured। अच्छा देखो, दो कंडीशन है, अगर ये इसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर जाता है तो हम लोग अपने पीपी को अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब हम लोग अपने फिक्स्ड एसेट को कब अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोल रहा है इट इज प्रोबेबल that economic benefit associated with the item will flow to business or enterprise। मतलब जो फिक्स्ड एसेट हम लोग परचेस कर रहे हैं उससे हमें जो बेनिफिट, मतलब उसका जो बेनिफिट है वो हमारे बिजनेस में दिखना चाहिए। ठीक है, वही बोल रहा है इट इज प्रोबेबल। ये प्रोबेबिलिटी ये है कि दैट इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब जो हमें बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब फाइनेंशियली, ठीक है, इकोनॉमिकली जो हमें बेनिफिट मिल रहा है एसोसिएट विद द आइटम। जैसे हम लोगों ने एक प्लांट मशीनरी खरीद लिया तो उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू बिजनेस और एंटरप्राइज। क्या उससे अगर कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, क्या उससे हमारे एंटरप्राइज को बेनिफिट मिलेगा? अगर मिलेगा तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा। अगर हम लोग कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करें उससे हमारे बिजनेस या एंटरप्राइज का जो है बेनिफिट जरूर है। अगर ऐसा है तो हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपना पीपीई को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ द आइटम विल बी रिलायबली मेजर्ड। ठीक है, तो जो आइटम हम लोगों ने परचेस किया है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितने हमारे पॉकेट से आउटफ्लो हो रहा है, जितना एक्सपेंस हो रहा है चीज को परचेस करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ द आइटम विल बी रिलायबली मेजर्ड। हम लोग उस आइटम का कॉस्ट को जो मेजर कर रहे हैं वो रिलायबल हो। अगर आइटम का कॉस्ट को जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये दो कंडीशन हमें बताया गया, एक तो उससे मिलता बेनिफिट हमारे बिजनेस में हमें दिखना चाहिए या एंटरप्राइज में हमें दिखना चाहिए, उसका फ्लो ऑफ बेनिफिट, और दूसरा उसका कॉस्ट को हम लोग रिलायबली अगर मेजर कर पा रहे हैं तो हम लोग पीपीई को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पीपीई। कॉस्ट ऑफ पीपीई यानी ये देखो मैंने अभी क्या बोला कि हम लोग कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर उसका बेनिफिट हमें अपने बिजनेस में दिख रहा है या एंटरप्राइज में दिख रहा है। दूसरा, अगर हम लोग उसके कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर पा रहे हैं, तो कॉस्ट को कैसे पता करेंगे कि कॉस्ट क्या है, वो अभी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ द आइटम्स विल रिलायबली मेजर, तो कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट क्या है देखो, तीन तरीके का कॉस्ट होता है पीपीई का। एक हो जाएगा परचेज पीपीई, अगर हम लोग अपना फिक्स टेंजिबल एसेट को परचेस कर रहे हैं तो उसका परचेस कॉस्ट, या फिर सेल्फ जेनरेटेड पीपीई। और थर्ड होता है कॉस्ट ऑफ पीपीई एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन चीज हमें डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग अपने बुक्स में पीपी को तभी रिकॉर्ड कर पाएंगे अगर उसका बेनिफिट, जो आइटम हम लोग ले रहे हैं उसका इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी है वो हमारे बिजनेस में दिख रहा है या एंटरप्राइज में उसका फ्लो दिख रहा है। और उसके बाद जो पीपी हम लोग ले रहे हैं उसका कॉस्ट को हम लोग मेजर कर पा रहे हैं तभी रिकॉर्ड करेंगे। अब कॉस्ट क्या क्या हो सकता है एक पीपी का, अगर हम लोगों ने उस पीपी को परचेस किया है तो वो कॉस्ट हो जाएगा, अगर हम लोगों ने उस पीपी को खुद से जनरेट किया है तो वो उसका कॉस्ट हो जाएगा, और अगर हम लोग किसी एसेट के बदले किसी एसेट को ले रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं पता चलेगा। अभी एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, समझ में आएगा। पहले पढ़ेंगे परचेज ऑफ पीपीई क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे
cost of PPE if purchased. ठीक है, पीपी का कॉस्ट क्या होगा अगर हम लोग उसे परचेस करते हैं, तो लिखो परचेस प्राइस ऑफ assets including the duties and taxes which are not refundable or for which credit is not available. फिर any discount or rebate allowed at the time of purchase, that is trade discount, is not the part of purchase price. और नेक्स्ट लिखेंगे .2, ये लिखो फिर हम समझा देते हैं, ठीक है, ये पूरा पॉइंट को ही समझा देंगे. एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एनी कॉस्ट डायरेक्टली attributable to bringing the asset to its present location and condition necessary to make it capable of being used in a manner as intended by the management. अच्छा, एग्जाम्पल दे देते हैं, इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा. इसका एक लिस्ट है, मतलब देखो हम बताते हैं, लिस्ट लिख लेते हैं, ठीक है, फिर यहाँ पर इस पेज में लिखेंगे, वहां जगह नहीं होगा. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेट, कार्टेज, ट्रांजिट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, लाइसेंस फीस, लीगल एक्सपेंस, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ट्रायल
रन कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखना है नेट, ट्रायल रन कॉस्ट के ब्रैकेट में लिखना है नेट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट ब्रैकेट में डेट ऑफ बोरोइंग till the asset is ready to use if qualifying asset. Initial estimate of decommissioning or dismantling cost, comma, demolition net etc. अच्छा, फिर यहां पर एक स्टार देके लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द decommissioning और dismantling cost और नहीं and similar liabilities. ठीक है, देखो लिस्ट लिखवा दिया ताकि तुम लोग को मतलब याद रखने में आसानी हो, नहीं तो एक दो बोलने से भी होता। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ पीपी परचेस्ड ये क्या बोल रहा है कि जब हम लोग कोई एसेट परचेस कर रहे हैं, फिक्स टेंजिबल एसेट, ठीक है, तो उसमें हम लोग अपने एसेट का कॉस्ट क्या बोलेंगे। जैसे एक नॉर्मल सा बात लो, जैसे मान लो तुम लोगों ने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, तो फ्रिज हम लोग का हो गया फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब फ्रिज को तो ऐसे ही मतलब हाथ में उठा के थोड़ी ना लेके आ जाओगे, उसको तो किसी ना किसी तरीके से मतलब ट्रांसपोर्ट से ही लाना पड़ेगा, मतलब किसी तरीके से, या तो वो जिनसे परचेस कर रहे हो वो हमारे यहाँ डिलीवरी कर दे, डिलीवरी चार्जेस ले ले, या हम लोग खुद लेके आए। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लोग बड़ा बड़ा प्लांट मशीनरी परचेस करते हैं, जैसे मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, एक प्लांट मशीनरी परचेस किया है। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने मान लो एक बड़ा प्लांट मशीनरी क्या किया है, परचेस किया है। ठीक है, अब परचेस किया है तो परचेस करने के बाद वो मशीन तो ऑटोमेटिकली जो है वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पहुंच जाएगा, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हमें किसी मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने साइट तक लेके जाना पड़ेगा। तो जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से उसे लेके जा रहे हैं तो उस प्लांट मशीनरी को सबसे पहले देखो ऐसा होना चाहिए, प्लांट मशीनरी हम लोग गए परचेस करने, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लांट मशीनरी परचेस करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से परचेस किया। अब परचेस करते वक्त क्या हो सकता है, हमारे से टैक्स ड्यूटीज ये सब लिया जा सकता है। ठीक है, टैक्स ड्यूटीज ये सब लिया जा सकता है, तो यहाँ पर देखो वही लिखा हुआ है, परचेस प्राइस ऑफ एसेट इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंक्लूड हो जाएगा अगर हम लोग कुछ परचेस करें। जैसे मान लो तुम लोग एसी परचेस कर रहे हो या फ्रिज परचेस कर रहे हो, तो उस पे भी क्या लग जाएगा,
टैक्स लग जाएगा, ठीक है, उस पे टैक्स लग जाएगा तो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्स ड्यूटीज इंक्लूड हो सकता है, किस पे इंक्लूड होगा, जो हमारे परचेस का कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कितने का मशीन है, फिर उस पे टैक्स ड्यूटीज जो होगा वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि मान लो जैसे तुम लोग का फ्रिज कितने का पड़ा, अब मान लो फ्रिज का प्राइस है 10,000 और उस पे हमारा जो है टैक्स लग गया, ठीक है। अब मान लो इस पे टैक्स लग गया 12%, ठीक है। तो 12% होने से 1200 मतलब 10,000 प्लस 1200, तो यहाँ पर कितना हो गया 11,200 ऐसे करके, ठीक है। तो वो हमें देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर और एक पॉइंट भी बोला है, देखो टैक्स ड्यूटीज ये तो मतलब अल्टीमेट कंज्यूमर का बात नहीं, ये बिजनेसमैन का बात है। हम लोग तो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जैसे कि अगर हम लोग फ्रिज खरीदते हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, मशीन एसेट वगैरह परचेस कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बोल रहा है कि इनको भी टैक्स ड्यूटीज देना पड़ सकता है। लेकिन तभी टैक्स ड्यूटीज ऐड होगा विच आर नॉट रिफंडेबल। मतलब अगर आईटीसी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मिलेगा, तुम लोग तो टैक्स पढ़ते हो तो पता होगा, अगर रिफंडेबल है ये टैक्स ड्यूटीज, अगर रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंडेबल है या फिर इसका हमें आईटीसी मिलेगा, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। रिफंडेबल है और अगर आईटीसी मिलेगा देन नॉट इंक्लूड, ऐसे लिख लेते हैं, रिफंडेबल या फिर अगर तुम लोग को इसका आईटीसी मिलेगा देन नॉट इंक्लूड, ठीक है। तब हम लोग उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो टैक्स का पैसा या ड्यूटीज जो भी दे रहे हैं वो अगर मुझे मिल ही जाएगा तो वो ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग कॉस्टिंग में, मेटेरियल कॉस्टिंग पढ़ोगे तब भी तुम लोग को दिखेगा, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ अकाउंट्स का बात नहीं। तुम लोग डेप्रिसिएशन करोगे अकाउंट्स के चैप्टर में कभी भी, अगर मतलब तुम लोग किए हो या करोगे, तो वहां पर देखना कि वहां भी सेम होगा। अगर हम लोग एसेट का प्राइस निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग का कुछ टैक्स ड्यूटीज देना पड़ रहा है, अगर वो रिफंडेबल है तो वो ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग का नॉट रिफंडेबल है तो ऐड होगा। तो वही पॉइंट बोला है, purchase price of asset includes duties and taxes which are not refundable or for which credit is not available। अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है या रिफंडेबल नहीं है तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है, मतलब उसमें ऐड होना चाहिए। एनी डिस्काउंट और रिबेट अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज दैट इज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट द पार्ट ऑफ परचेज प्राइस। अगर हम लोग जब परचेज करने जा रहे हैं, हमें कोई रिबेट दे रहा है, जो सेलर है वो रिबेट या डिस्काउंट दे रहा है, तो वो हम लोगों का परचेज प्राइस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ये चीज बोल रहा है। अगर हमें डिस्काउंट या रिबेट मिल रहा है, जैसे मान लो कि डिस्काउंट मतलब ट्रेड डिस्काउंट, दो तरीके का डिस्काउंट, एक कैश और एक ट्रेड होता है। ट्रेड डिस्काउंट जैसे तुम लोग कुछ भी परचेस करने जाओगे तो देखोगे जो एडवर्टाइज किया हुआ है कि इस पे इतना % डिस्काउंट है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। ट्रेड डिस्काउंट जैसे मान लो किसी चीज का प्राइस है 15,000, अब उस पे डिस्काउंट चल रहा है मान लो 2%, ठीक है। तो 2% मतलब जितना हो जाएगा उतना प्राइस नहीं देना पड़ेगा, मतलब जो जितना भी हो रहा है, ठीक है। 2% कितना हो जाएगा, 15,000 इंटू 20% कर देते हैं, ठीक है। तो 20/100 तो ये कितना हो जाएगा 3,000। मतलब ये हम लोग का जो परचेज प्राइस है वो कितने, मान लो 15,000 का हम लोग का एक जो है एक्वागार्ड है, ठीक है। अब हम लोगों ने वो परचेज कर लिया तो वो कितने का हो जाएगा 12,000, क्योंकि 3,000 डिस्काउंट चल रहा था, तो इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग का परचेज प्राइस क्या हो गया 12,000। तो वही बोल रहा है, परचेज प्राइस जब निकालोगे तब अगर हमें सेलर से कोई रिबेट यानी छूट या डिस्काउंट मिल रहा है तो वो हमारा परचेज प्राइस का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं कि रिबेट डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट नहीं, रिबेट ट्रेड डिस्काउंट ये सब जो है नॉट इंक्लूड, है ना, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। तो जैसे मान लो प्लांट मशीनरी था सपोज 2 करोड़ का, ठीक है। अब उस पे हम लोग कुछ भी अगर डिस्काउंट मिला है, मान लो हमें डिस्काउंट मिल गया है इस पे जो है 5 लाख का, ठीक है। 2 करोड़ का मशीन था, 5 लाख का डिस्काउंट मिल गया या रिबेट मिल गया, तो जो बैलेंस आएगा वो हमारा परचेज प्राइस होगा। अब अगर उस पे हमारा टैक्स ड्यूटीज देना पड़ रहा है जो कि नॉन रिफंडेबल है तो ऐड करो, और अगर रिफंडेबल है तो ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक जो पॉइंट था मैंने वही समझाया। अब ये हम लोगों ने तय कर लिया कि हमें ये वाला मशीन परचेज करना है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग इसको अपना मतलब फैक्ट्री लोकेशन तक लेके जाना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लोडिंग अनलोडिंग भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, लोडिंग करना पड़ेगा, मतलब प्लांट मशीनरी को लोड करना पड़ेगा, किसमें, या तो कोई ट्रक में, ठीक है, किसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो लोडिंग भी हमारा
जो है एसिड के दाम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग फ्रिज लेके आ रहे हो, फ्रिज को जो है जिसने डिलीवरी किया वो बोल रहा है कि आपको हम जो है व्हीकल मंगवा देते हैं, आप उस पे लोड करके लेके जाइए। अब जो भी लेबर था उन्होंने जो लोड किया अनलोड किया, उन्होंने ले लिया 500 रुपए, लोड अनलोड दोनों मिला के, तो वो भी हमारे एसिड के दाम पे ऐड हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे 15,000 का तो फ्रिज लिया, लोड अनलोड करवाने का 500 रुपए लग गया, तो 15,500, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, मतलब ये जैसे प्लांट मशीनरी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज लिखा है यहाँ पर, देखो इस यहाँ तक तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, कि ट्रेड डिस्काउंट ये सब, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, एनी कॉस्ट, अगर ऐसा कोई कॉस्ट है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, क्योंकि जिनके वहां परचेज किया वहां एसेट रख के तो फायदा नहीं है, हमें लेके आना है अपने लोकेशन तक। तो अपने लोकेशन तक लाने के लिए जो भी डायरेक्ट खर्चा हो रहा है उसे हमें अपने परचेस प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हमें अपने परचेस प्राइस में ऐड करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से हमारे लोकेशन तक जो है प्लांट मशीनरी आके पहुंचेगा, तो पहुंचने फिर यहाँ पर अनलोडिंग चार्जेस लगेगा, ठीक है। इसे तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के देखो। ये सब हम लोगों ने पसंद कर लिया, पेमेंट कर दिया, जो है लोड कर दिया उन्होंने प्लांट मशीनरी को, फिर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू से आया, फिर अनलोड हुआ, फिर हमारे साइट तक पहुंच गया, ठीक है, फिर हमारे फैक्ट्री तक पहुंच गया। अब फैक्ट्री यहाँ पर देखो अनलोड कर दिया गया फैक्ट्री में, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, साइट प्रिपरेशन करना पड़ेगा। कहीं पर भी तो नहीं लगा सकते, एक मशीन जैसे घर पे एसी आता है तो कहीं भी लगा दोगे, उसका एक जगह सोचोगे ना कि भाई यहाँ लगाना है, फ्रिज यहाँ रखना है, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर जगह होता है, ठीक है। तो वैसे रखना पड़ता है अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। वैसे भी फैक्ट्री में हमें क्या करना पड़ेगा, साइट प्रिपरेशन करना पड़ेगा कि कहां पर रखे, इतना बड़ा जो इतना महंगा मशीन खरीदा है उसको कहां रखे। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ये भी हमारे जो है परचेस प्राइस में ऐड होगा, वही बोल रहा है देखो। एनी कॉस्ट डायरेक्टली जो एट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं टू ब्रिंगिंग द एसेट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, या एंड कंडीशन नेसेसरी टू मेक इट केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड इन ए मैनर एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। जैसे कि साइट का प्रिपरेशन, हम लोग जैसा हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट जैसे इस एसेट को यूज करना चाहता है, उनका जो इंटेंशन है कि हम लोग एसिड को इस तरीके से यूज करेंगे, उस तरीके से यूज करने के लिए, उस तरीके का कंडीशन को बनाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो भी हमारे परचेस प्राइस में ऐड होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो तुम लोग को एक पर्टिकुलर जगह पे एसी लगाना है, वहां पर एसी पॉइंट नहीं है, तो फिर तुम लोग को वहां पर पॉइंट बनाना पड़ेगा अगर वहीं पर लगवाना है। तो वैसे ही साइट प्रिपरेशन करना पड़ता है ताकि मैनेजमेंट जैसा चाहती है वैसे एसिड को यूज कर पाए। अब मैंने एग्जांपल्स भी दे दिया है, देखो क्या क्या प्राइस ऐड हो सकता है। ये किस चीज का एग्जांपल दिया है, ये डायरेक्ट कॉस्ट का, जैसे कि फ्रेट यानी भाड़ा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का कार्टेज, ठीक है, मतलब लोड करके लेके जाने का खर्चा, ट्रांजिट एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का खर्चा, इस तरीके का नाम रहता है, ये सब परचेस प्राइस में ऐड होगा। अगर हम लोग जो प्लांट मशीनरी लिए हैं उस पे इंश्योरेंस भी करवा रखे हैं, ठीक है, ताकि अगर कुछ भी रास्ते में प्रॉब्लम हो तो हमें इंश्योरेंस से रिकवरी मिल जाए। या फिर हम लोगों ने एसिड का इंश्योरेंस करवा रखा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस करवा रखा है, तो देखो इंश्योरेंस का एक्सपेंसेस वो भी हमारे प्लांट में ऐड हो जाएगा, ठीक है, प्लांट मशीनरी में ऐड हो जाएगा उसके परचेस प्राइस में। लाइसेंस फीस, अगर ये मशीन को चलाने का मान लो कोई लाइसेंस का जरूरत हो रहा है तो उस लाइसेंस का खर्चा भी परचेस कॉस्ट में, नॉर्मली ये सब व्हीकल वगैरह के केस में आता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर मशीन का भी होता है, ठीक है, लाइसेंस, तो लाइसेंस का कॉस्ट वो भी परचेस प्राइस में ऐड होगा कि मेरा प्रोडक्ट तो इतने का है लेकिन ये सारी चीज ऐड होते 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 उसका प्राइस एक्चुअली कितना हुआ। कुछ लीगल एक्सपेंसेस अगर हुआ है उसको परचेस करते वक्त तो वो हो जाएगा। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट जो कि मैंने अभी समझाया। ट्रायल रन, अब मशीन को लेके आके ही थोड़ी ना प्रोडक्शन नॉर्मल करना स्टार्ट कर दोगे, पहले मशीन से कुछ ट्रायल प्रोडक्शन करोगे, ट्रायल रन करोगे, देखते हैं कैसा मशीन चलता है। तो ट्रायल रन का कॉस्ट मैंने नेट लिखा है, क्यों, मान लो इस मशीन को हम लोगों ने ट्रायल रन में बैठाया और उससे हमारा डिफेक्टिव आइटम निकला, ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं निकला, हम लोग जस्ट ट्राई कर रहे थे कि कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ट्राई करने के लिए तो हम लोग महंगा महंगा चीजों से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नॉर्मल चीजों को यूज करके हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग का ये ट्रायल रन में खर्चा हो गया मान लो 1 लाख रुपए का, ठीक है, और उससे जो भी प्रोडक्शन आया, ठीक है, वो डिफेक्टिव तो है लेकिन मार्केट में वो सेल हो जाएगा
25,000 रुपीज का, ठीक है। जो भी डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होके आया, हम लोगों का ट्रायल रन का खर्चा हुआ 1 लाख, क्योंकि लेबर आएगा, मशीन चलाएगा, उसमें मटेरियल डालेगा, वो बनेगा। लेकिन हम लोगों ने ट्रायल रन दिया तो उतना अच्छे आइटम से नहीं किया, तो हम लोग का प्रोडक्शन होके जो आया वो डिफेक्टिव आया, ठीक है। मतलब वो मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट की तरह, मतलब गुड आइटम नहीं निकला कि हम लोग सेल करेंगे, वो तो ट्रायल रन करके देख रहे थे। जैसे देखोगे जेरोक्स मशीन को स्टार्ट करने के पहले ट्राई करके देख लेते हैं कि सही जेरोक्स हो रहा है कि नहीं, या प्रिंटर को देख लिया जाता है, तो वो नॉर्मल किसी भी पेज में वो लोग देख लेते हैं, तो वो तो सेल करना है नहीं, वो पेज फालतू का फेंक देते हैं। वैसे ही जैसे तुम लोग पेन में लिखने के पहले चेक करते हो ना कि हो रहा है कि नहीं, तो वो किस पे चेक करते हो, फालतू रफ पेज पे चेक करते हो ना, तो वैसे ही ये लोग भी मतलब फालतू ऐसे ही जो है चेक कर रहे हैं मशीन चल रहा है कि नहीं। तो 1 लाख का खर्चा हो गया, लेकिन जो आइटम निकल के आया वो 25,000 में मार्केट में बिक जाएगा। तो एक्चुअली ट्रायल रन का खर्चा फिर कितना हो गया, 1 लाख का तो हुआ ही था, लेकिन 25,000 का अगर वो आइटम सेल हो जाता है तो ट्रायल रन का खर्चा बना 75,000। वही यहाँ पर लिखा है, ट्रायल रन का कॉस्ट हमें नेट लेना है, वो भी हमारे परचेज प्राइस में ऐड होगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीन को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, उसका खर्चा भी हमारे मशीन के प्राइस में ऐड होगा। बोरोइंग कॉस्ट का जो बोला है, अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो बोरोइंग कॉस्ट ऐड होगा, वो हम लोगों का दूसरे एस में कवर होता है, बट यहाँ पर पॉइंट लिखवाना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एसेट इज रेडी टू यूज, ये हम नेक्स्ट दिन बोलेंगे, ठीक है। इसका छोड़ो, इसका भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली वो बोरोइंग कॉस्ट में कवर होगा। ये देखो, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और यहाँ पर क्या दिया है, डिमोलिशन कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है मैंने इनिशियल एस्टिमेट ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट। अगर डीकमीशनिंग हमें कुछ करना पड़ रहा है, डीकमीशनिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि पहले से अगर कुछ मतलब जहां पर हम लोग मशीन को रखना चाहते हैं वहां पर जो कंडीशन है उसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए हमारा कुछ खर्चा हो रहा है, ठीक है। चेंज करने के लिए हमारा कुछ खर्चा हो रहा है, अब उसे हम लोग बोलते हैं डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मतलब पहले से कुछ एक तरीके का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, हम लोग उसको कुछ और करें। जैसे मान लो ऐसा बना हुआ था, उसमें मशीन लगाना है, लेकिन हम लोग इसमें कुछ ऐसा बनवाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके ऐसा बनवाना चाहते हैं, तो इसे बोला जाता है डीकमीशनिंग, ठीक है, या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है, या फिर डिमोलिशन। डिमोलिशन मतलब तोड़ फोड़ करके, जैसे मान लो एसी एक पहले से लगा हुआ था ऑफिस में, फिर उस एसी को निकाल के दूसरा लगवाना है, तो निकलवाने का खर्चा होता है ना, दैट इज डिमोलिशन कॉस्ट, ठीक है, डिमोलिशन कॉस्ट। या फिर पहले से एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको तोड़ के नया स्ट्रक्चर बनाना है, उसको बोलते हैं डिमोलिशन कॉस्ट। अब उसका भी नेट कैसे होता है, जैसे मान लो तोड़ फोड़ करके जो भी ईटा वगैरह आया या फिर जो भी स्क्रैप आया वो मार्केट में बिक सकता है। तो मान लो मतलब कंस्ट्रक्शन को तुड़वाने का खर्चा हुआ 50,000, ठीक है, लेकिन उससे जो भी स्क्रैप निकल के आया वो 5,000 में मार्केट में बिक जाएगा, तो 45,000 का जो है डिमोलिशन कॉस्ट निकल के आया, तो वो भी हमारे मशीन के मतलब प्राइस में ऐड हो जाएगा, यानी हमारे पीपीई के प्राइस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये डिमोलिशन का मतलब हो गया। डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग जो है, और ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग, ये हम लोग और भी देखेंगे, क्योंकि इसका प्रेजेंट वैल्यू लिया जाता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट होता है। अभी मैंने जो बोला वो बोला मैंने डिमोलिशन कॉस्ट, मतलब अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें हमें वो मशीन नहीं लगवाना है, उसको तोड़ फोड़ करके नया बनवाना है, तो एग्जिस्टिंग चीजों को तोड़ फोड़ करने का भी खर्चा होता है। अगर उसके जो भी स्क्रैप आते हैं वो मार्केट में सेलेबल है, तो वो भी हमारा जो है यहाँ पर नेट हो जाएगा। इसका मतलब ये प्राइस भी हमारे मशीन के प्राइस में ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली मशीन यूज होने के पहले जो भी खर्चा हो रहा है मशीन को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, वो सारे के सारे खर्चे को हम लोग बोलते हैं जो है कि पीपी का कॉस्ट, पीपी के कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो सारे के सारे चीज पीपी के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो है डीकमीशनिंग और ये जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखो ये तो हम लोग का ये पॉइंट कवर हो जाएगा। जैसे कि देखो, हम लोगों ने अपने मशीन को लगवाने के लिए किसी एक जगह पे रेंट ले लिया है, ठीक है, रेंटेड प्लेस में हम लोग मशीन लगा रहे हैं, एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है। रेंट कितने दिन के लिए लिया है, मान लो हम लोगों ने रेंट ले लिया है 15 ईयर्स के लिए, ठीक है, और रेंट है 1 लाख
करके पर मंथ, ठीक है, 1 लाख पर मंथ करके हम लोगों ने ये स्पेस को रेंट ले लिया है, वहां पर हम लोग मशीन लगवाएंगे और हम लोगों ने अपने हिसाब से इस जगह को सजा लिया है, ठीक है। जब रेंट लिया है तो भाई हमें जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा हमें मिला था, हम लोग उसमें और मॉडिफिकेशन कर लिए, ऐसे करके मॉडिफिकेशन कर लिए, ऐसा 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 करके हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर लिया कि यहाँ एक प्लांट होगा, यहाँ कुछ और होगा, कुछ और होगा, इस तरीके से। तो ये हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया, ये हमें मिला था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ओनर है, रेंट जिन्होंने दिया वो हमें क्या बोल रहे हैं, आप जितना मॉडिफिकेशन करना है करो, लेकिन जब आप इस जगह को छोड़ के जाओगे 15 साल बाद तो मेरा जैसा था मुझे वैसा ही चाहिए, ठीक है। मतलब ये सब फिर से ठीक कर देना जो भी आपने एड ऑन किया है, ठीक है। यानी while living rented premises, the change so made, जो भी बनाया गया है, will have to be brought back टू नॉर्मल, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने बता दिया ताकि तुम लोग को उस पॉइंट का मतलब याद रहे। जो भी मॉडिफिकेशन करना है करो, किधर क्या कर रहे हो करो, लेकिन जब इस रेंटेड प्रीमाइसेस को छोड़ के चले जाओगे तो मेरा जैसा था वैसा ही कर देना, नहीं तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से बना रहे हो, कोई और आएगा रेंट लेने के लिए तो उनको अपने हिसाब से चाहिए होगा, तो फिर मुझे तोड़वाने का खर्चा करना पड़ेगा ना। आप जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो बनवाओ, उसका आपको पूरा जो है छूट दिया गया है, फ्री हो आप उस बात के लिए, लेकिन जब जाओगे तब मेरा एज इट इज कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डी कमीशनिंग और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे जो करवा रहे हैं उसको नहीं, इसको जब आफ्टर 15 इयर्स जब ऐसा बनाएंगे, ठीक है, मतलब इसको तोड़ फोड़ के इनके जैसा ही बना के देके जाएंगे, तो जो फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, आफ्टर 15 इयर्स बाद जो खर्चा होने वाला है, उसको बोलेंगे डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ठीक है। उसको बोलेंगे डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो उसके लिए हमें आज से ही प्रोविजन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग आज से ही प्रोविजन करेंगे, तो जितना खर्चा होगा उतने का हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। तो वो हम लोग क्योंकि अपने परचे मतलब फिक्स्ड एसेट के प्राइस में ऐड करेंगे तो उतने से हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब मान लो 15 साल बाद जो है 10 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है, ठीक है, 10 लाख रुपए का खर्चा होने वाला है इसको फिर से एज इट इज करने के लिए, तो वो 10 लाख भी हमें अपने एसेट में ऐड करना है। तो एंट्री होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, ठीक है, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, ठीक है। डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो, प्रूडेंस नेचर, ठीक है, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो। तो जितना हम लोग लॉस रिकॉर्ड करेंगे उतने से हमारा एसेट का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें एसेट के प्राइस में ही उसे ऐड करना है, क्योंकि एसेट को लगवाने के लिए ही करना पड़ रहा है। ये जो करेंगे ये तो ऐड होगा ही साइट प्रिपरेशन के लिए, लेकिन अगर रेंटेड जगह पे ले रहे तो साइट को अगर फिर से हमें, जब हम लोग रेंटेड प्रीमाइसेस को छोड़ देंगे तो जब हमें इसे एज इट इज करना पड़ेगा तो हमें उसका प्रोविजन आज ही करना है। तो हम लोग बोल रहे हैं आफ्टर 15 इयर्स हमारा खर्चा हो जाएगा, मान लो कितना, 15 लाख हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 15 इयर्स हम लोग का 15 लाख हो जाएगा, इसको फिर से एज इट इज करने के लिए, तो वो तो 15 साल बाद का खर्चा है। तो 15 लाख का आज का वैल्यू कितना है, 15 लाख का आज का वैल्यू कितना है उस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए। 15 लाख का आज का वैल्यू कितना है उस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि तभी तो हम लोग एसेट के दाम पे उसे ऐड कर पाएंगे। मेरे एसेट में अगर मुझे 15 साल बाद का खर्चा आज ऐड करना है तो 15 साल बाद जो खर्चा होने वाला है उसका आज का वैल्यू तो मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आज कर रहे हैं। तो अगर 15 लाख का आज का वैल्यू कितना है वो हमें पता करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे का वैल्यू इन्फ्लेशन या बहुत सारे रीजन की वजह से क्या होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। तो मान लो जो 15 लाख है
उसका आज का वैल्यू 15 इयर्स पहले का वैल्यू हो जाता है सपोज कि 12 लाख, तो हमें इसको 12 लाख से एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग कॉस्ट का, या फिर इस तरीके का सिमिलर कोई लायबिलिटीज है जो फ्यूचर में होने वाला है, उसका जो फ्यूचर का खर्चा आएगा, फ्यूचर में अगर जो खर्चा होगा उसका आज के वैल्यू के अकॉर्डिंग तुम लोगों को उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे मान लो तुम लोग सोच रहे हो कि फ्यूचर में तुम लोग का जो है पढ़ने का और भी खर्चा हो जाएगा सपोज 3 लाख, ठीक है। लेकिन मान लो ये 3 लाख खर्चा तुम लोग को 5 साल बाद करना पड़ेगा, ठीक है, 5 साल बाद करना पड़ेगा, तो तुम लोग कितना पैसा आज जमा करोगे? अगर 3 लाख से थोड़ा कम करोगे तो चलेगा, क्योंकि जो पैसा आज जमा करोगे, मान लो आज कर लिया सपोज 2.5 लाख, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल रहे, 2.5 लाख जमा कर लिया, तो 5 साल बाद वो 2.5 लाख का वैल्यू ये बैंक में जमा करोगे तो इंटरेस्ट मिलता जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा जितना देना, बैंक थोड़ी ना हमें कुछ एक्स्ट्रा देता है, कुछ नहीं। हम लोग मान लो 3 साल 5 साल के लिए पैसा फिक्स्ड कर दिए, तो 5 साल में जो इन्फ्लेशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो हमें इंटरेस्ट दे देगा। देने के बाद क्या होगा, हम लोग का ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। जस्ट ये एग्जांपल दी, 50,000 का इंटरेस्ट होगा नहीं 5 साल में, 10-10 हजार का, ऐसा तो नहीं होता है। हम जस्ट एग्जांपल दे रहा है कि हमें इस खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आज के वैल्यू के बेसिस पे, क्योंकि 15 लाख का खर्चा तुम्हें 5 साल बाद होने वाला है, ठीक है, 15 साल बाद होने वाला है, जो भी एग्जांपल लिया, तो उस पे रिकॉर्ड मत करो, इस खर्चे का आज का वैल्यू निकालो और उसे भी हमें क्या करना है, अपने परचेज प्राइस में उसे ऐड करना है। इसे बोलते हैं डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग कॉस्ट। और डिमोलिशन का मतलब है अगर पहले से कुछ बना हुआ है उसको तोड़ फोड़ करके हम लोग अपने एसेट को रखना, वहां पर लगवाना चाहते हैं, तो तोड़ फोड़, डीकंस्ट्रक्ट करने का मतलब कंस्ट्रक्ट यानी बनाना, अगर कंस्ट्रक्शन को तोड़ के न्यूली बना रहे हैं तो उसका जो खर्चा है वो डिमोलिशन। और ये डीकमीशनिंग का मतलब अगर हम लोग किसी के रेंटेड प्रीमाइसेस पे ले रहे हैं, फिर उस प्रीमाइसेस को छोड़ के चले जाएंगे, मान लो 15 साल 20 साल का कॉमर्शियल एग्रीमेंट हो रखा है, तो जब जाओगे तो मेरा घर एज इट इज कर देना, जब ऐसे ओनर बोलता है तो एज इट इज करने का जो खर्चा फ्यूचर में होगा उसको एस्टिमेट करके उसका आज का वैल्यू निकाल के हमें अपने एसेट के प्राइस में ऐड करना होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि परचेज प्राइस ऑफ पीपी में क्या क्या ऐड हो सकता है। बेसिकली एसेट को यूज करने के पहले प्रोडक्शन पर्पस में जो भी खर्चा होगा वो एसेट के प्राइस में ऐड होगा, लेकिन कुछ चीज ऐड नहीं होगा, जैसे कुछ ऐसे टैक्स ड्यूटीज जिसका आईटीसी मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ये सब हमारा ऐड नहीं होगा। बाकी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हर तरीके का ऐड हो जाएगा, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत सारा पॉइंट दिया और मैंने हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने का भी कोशिश करा है ताकि तुम लोग को याद रहे। बस बोरिंग कॉस्ट नहीं बोला है, वो बोरिंग कॉस्ट में कवर होता है, फिर भी हम नेक्स्ट दिन होगा तो बता देंगे, ठीक है। और अभी ये 2 पॉइंट बाकी है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।